जय हिंद दोस्तों, आइए आप सबका स्वागत है एसएससी प्रेप कॉर्नर में। तो आज हम करने जा रहे हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। सिर्फ यही नहीं करेंगे, पूरी वर्ल्ड जियोग्राफी करेंगे। जी हाँ, पूरी वर्ल्ड जियोग्राफी करेंगे एक ही साथ में। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो करेगा और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करेगा अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए और एसएससी प्रेप कॉर्नर के साथ जुड़ेंगे। इस क्लास में हम वॉरियर सीरीज की पूरी सब्जेक्ट्स करेंगे, ठीक है। और आज हम करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी का वन शॉट। ओके, वन शॉट करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी का। एक बात आपको बता दूं, इस वन शॉट में आपका ओशियनोग्राफी इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस टॉपिक को हम जियोमॉर्फोलॉजी के वन शॉट में करेंगे, ठीक है। और दूसरा कॉपन क्लासिफिकेशन भी नहीं है, वो भी हम जियोमॉर्फोलॉजी में करेंगे। चलिए, बाकी सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी वर्ल्ड जियोग्राफी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के टॉपिक से। देखिए, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये हमारा टॉपिक है आज का। सबसे पहले देखिए, लैटिट्यूड होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस और लॉन्गिट्यूड होते हैं वर्टिकल लाइंस। ये मैंने आपको जो एक वीडियो बनाया था लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का, उसमें भी बताया था। सेम स्लाइड्स थी वो भी, ठीक है। पर उसमें सिर्फ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का आधा टॉपिक ही कवर हो पाया था, तो इसीलिए मैंने वन शॉट लाया हूं मैं जियोग्राफी का, ठीक है, वॉरियर सीरीज में। चलिए इसके बाद देखते हैं। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि लैटिट्यूड मतलब लेटे हुए, ठीक है। लेटे हुए जो भी लाइंस है आपकी उन्हें वो होती हैं हॉरिजॉन्टल और वो होती हैं लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड होते हैं वर्टिकल लाइंस, लंबे, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। देखिए, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? व्हाट आर डिफरेंट कंट्रीज ऑन डिफरेंट लैटिट्यूड्स, व्हाट आर डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स ऑन अर्थ बिटवीन दीज लैटिट्यूड्स, ये सब देखेंगे हम। व्हाई इज इट दैट वी फाइंड स्नो एट लो हाइट्स ऑन अल्प्स इन स्विट्जरलैंड एंड ऑन हिमालयाज वी फाइंड इट एट ग्रेटर हाइट्स। इसका क्या रीजन है जी? इसका भी लैटिट्यूड ही रीजन है, ठीक है। देखेंगे कैसे रीजन है। देखिए, लैटिट्यूड क्या होते हैं? एंगल्स मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके। और लैटिट्यूड जो होते हैं वो लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या होता है वो सब देखेंगे अभी, मैं आपको वही बता देता हूं पहले। चलिए देखिए, ये होता है इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड। इमेजिनरी लाइंस है ये, ओके। देखिए, 0 डिग्री लैटिट्यूड को बोलते हैं इक्वेटर, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है आपकी। 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और 66.5 डिग्री को बोलते हैं आर्टिक सर्कल, और 90 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है। अब इसी तरह 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 66.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, और साउथ पोल को जो है 90 डिग्री साउथ में है, ठीक है, उसे साउथ पोल बोलते हैं। अब देखिए, मैं बताता हूं आपको फिर से। द लॉन्गेस्ट इज ऑन इक्वेटर हुज लैटिट्यूड इज 0, ठीक है। सबसे लंबा लैटिट्यूड कौन सा? इक्वेटर है, जो 0 डिग्री पे है। वाइल एट पोल्स 90 डिग्री एंड 90 डिग्री साउथ, ठीक है, द सर्कल श्रिंक्स टू अ पॉइंट। देखिए, 0 डिग्री का आपका इक्वेटर हो गया, ओके। उसके ऊपर इस तरह से 90 डिग्री तक जाएंगे तो वहां पर ये श्रिंक कर जाएगा, कम होता जाएगा इनकी विड्थ, ठीक है। सेम सदर्न साइड में भी यही होगा। जो 0 डिग्री से ऊपर है वो नदर्न हेमिस्फेयर है, जो 0 डिग्री से नीचे वो सदर्न हेमिस्फेयर है, ओके। अब ऊपर की तरफ को जाएंगे 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ को, तो सर्कल श्रिंक होता जाएगा, मतलब लैटिट्यूड की जो लेंथ है वो कम होती जाएगी। और सेम सदर्न साइड में भी यही होगा, ओके। तो इस तरह से ये कंसेप्ट है इसका, ठीक है। और टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं हमारे? 0 डिग्री ये है, 0 से 90 ऊपर की तरफ है, 0 से 90 ही नीचे की तरफ है, और एक 0 डिग्री है, तो टोटल 181 हो गए जी आपके लैटिट्यूड, ओके। और 0 डिग्री का लैटिट्यूड मान लीजिए ये है, और ये 1 डिग्री का लैटिट्यूड है, तो इन दोनों में डिस्टेंस कितना होगा? याद रखेंगे 111 किलोमीटर का। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, ठीक है। अब देखिए, ईच डिग्री सब डिवाइडेड इंटू 60 मिनट्स एंड ईच मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। तो 1 लैटिट्यूड जो होता है वो 60 मिनट्स के बराबर होता है, और 1 लैटिट्यूड 111 किलोमीटर। ये मैंने आपको बता दिया डिस्टेंस, ठीक है। और इस चीज को अभी देखेंगे हम। टाइम जब फाइंड करना है हमने न्यूमेरिकल्स के थ्रू, तो वहां देख लेंगे, वो क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। और इक्वेटर से ऊपर ये नदर्न हेमिस्फीयर है, और इक्वेटर से नीचे सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए, एक और चीज आपको बता देता हूं। अगर नॉर्थ में आपके समर्स हैं, ठीक है, और साउथ में आपके क्या होगा? फिर साउथ में आपका विंटर हो जाएगा, ठीक है। इक्वेटर से ऊपर और नीचे अपोजिट सीजन चलते हैं, याद रखेंगे इस बात को, ध्यान में रखेंगे। अगर ऊपर विंटर है तो नीचे समर हो जाएगा। अब देखिए, ऑल द कंट्रीज दैट लाई अलोंग द इक्वेटर। अब देखिए, इक्वेटर आपका लेटिट्यूड है, ओके। अब इस पे कौन कौन सी कंट्री लाई करती है वो देखेंगे हम। पहले तो आप मैप से देख लीजिए, इसके बाद इसकी ट्रिक भी बताऊंगा इनको लर्न करने की। देखिए, सबसे पहले इक्वाडोर, फिर है कोलंबिया, ब्राजील, साउथ ओमे एंड प्रिंसिपी, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, गैबोन, युगांडा, सोमालिया, केन्या, मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाती।
अब देखिए इन्हें कॉन्टिनेंट वाइज और वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में याद रखना है आपको, ठीक है। एक ट्रिक है वो बताता हूं आपको अभी। देखिए ये ट्रिक है हमारी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, युगांडा का स्टूडेंट, इंडोनेशिया जी। देखिए साउथ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है। उसके बाद अफ्रीका में साउथ ओम एंड प्रिंसिपी, सौरभ गांगुली से, ठीक है। गैबॉन गांगुली से आ गया जी, ओके। रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो राहुल से, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो द्रविड़ से जी। युगांडा का युगांडा आ गया ये इधर, ठीक है। और का से केन्या, स्टूडेंट से सोमालिया। और एशिया की सिर्फ एक ही कंट्री है जो इक्वेटर पे लाई करती है, वो है जी इंडोनेशिया। याद रखेंगे। एक और काम करेंगे, आपको इनकी कैपिटल्स भी जरूर ध्यान में रखनी है। जैसे इक्वेडोर की कैपिटल क्या है, क्विटो, ठीक है। इस तरह से सारी कंट्रीज की कैपिटल भी जरूर देखेंगे। और आपने ये ट्रिक को 2 से 3 बार खुद से लिखना है, फिर इन कंट्रीज को लिखना है, उस तरह से आपको याद हो जाएंगी। ये वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में है आपकी, ओके, वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अभी। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे था हमारा, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, ओके। अब देखिए उसमें कौन कौन सी कंट्री है, मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, माली, लीबिया, इजिप्ट, नाइगर, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडिया, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश और ताइवान। अब देखिए इनको ट्रिक से कैसे याद रखना है, और वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में जी, ठीक है। देखते हैं अभी। अब देखिए कंट्रीज लाइंग ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रिक क्या, माई ब्रदर समीर मल्होत्रा इज मैन, लव्स इंग्लिश, शिफ्ट टू यूएई एंड ओमान एट आईबीएम फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग। मेरा भाई है कौन, समीर मल्होत्रा, वो एक मैन है, ओके। उसको क्या है, लव्स इंग्लिश, और मतलब पसंद है इंग्लिश, और शिफ्ट टू यूएई, और ओमान में वो शिफ्ट हो गया किसके लिए, एट आईबीएम में हो गया फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए, ओके। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको और बहामास, ये आपकी 2 कंट्रीज आ गई किस पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। अफ्रीका में वेस्टर्न सहारा, समीर से एस सहारा, ठीक है। तो वेस्टर्न सहारा, मल्होत्रा से मॉरिटानिया, ठीक है। मैन से माली, अल्जीरिया, नाइगर, ओके। लव्स से लीबिया, और इंग्लिश से इजिप्ट, ठीक है। अब देखिए एशिया का देखिए आप कौन कौन सी है, शिफ्ट्स सऊदी अरेबिया, ठीक है। यूएई का यूएई आ गया, ओमान का ओमान आ गया। आईबीएम से इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ये आईबीएम है ना, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार। और फॉर कंप्यूटर ट्रेनिंग, कंप्यूटर से चाइना, और ट्रेनिंग से ताइवान। चलिए आगे देखते हैं अभी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जी आपका। देखिए द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इनमें से कौन सी कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे याद रखने के लिए कंट्रीज का निमोनिक, ठीक है। देखिए नॉर्थ सुडान हमने पढ़ा ही नहीं, यमन हमने पढ़ा नहीं, ये भी नहीं पढ़ा, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, माली, ठीक है। अब देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कौन कौन सी कंट्रीज है हमारी, ओके। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था हमारा 23.5 डिग्री साउथ पे, ठीक है। अब देखिए चिली, पैराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, मोजम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी हमारी कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की हैं जी, ठीक है। अब देखिए इनकी ट्रिक क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की याद करने के लिए, कैप इज ब्लू और नेवी ब्लू, सेज माई मॉम्स आंट। देखिए चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ठीक है। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, कैप से हो गया। अब देखिए इसके बाद है ब्लू और नेवी ब्लू, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, ठीक है। उसके बाद सेज माई मॉम्स आंट, सेज माई मॉम्स आंट, ठीक है। अब देखिए एस से हो गया साउथ अफ्रीका, माई, मोजम्बिक, मॉम्स, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, टोंगा, ए से ऑस्ट्रेलिया, टी से टोंगा, ओके। अब देखिए अगर आपको मोजम्बिक और मेडागास्कर में डिफरेंस मतलब ये याद रखना है कि पहले कौन सा आएगा, मोजम्बिक आएगा कि मेडागास्कर आएगा, तो इस तरह से याद रख लेंगे। देखिए मेडागास्कर से हमारा क्या आता है, मॉनसून आता है, ओके। मॉनसून भी करेंगे, इंडियन जियोग्राफी में करेंगे वो टॉपिक हम, ओके। अब देखिए मेडागास्कर से हमारा मॉनसून आता है जी, ओके। हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, हमारा तिब्बत का पठार है, ठीक है। तिब्बतन प्लेट्यू, वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। सॉरी लो प्रेशर क्रिएट होता है तिब्बत के प्लेट्यू पे, यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो, हाई टू लो चलेगी कोई भी विंड भी करेंगे अभी हम, ठीक है। तो इस तरह से याद रख लेंगे कि मोजम्बिक आपका पहले आएगा, वो कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, जबकि मेडागास्कर कॉन्टिनेंट से अलग है जी, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे, जो मॉनसून आता है हमारा वो लास्ट वाले से आता है, ठीक है। जो एम से लास्ट वाला होगा वो मेडागास्कर है, ओके। चलिए ये भी देख लिया हमने कंट्रीज। अब देखिए स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस होता है वो इंडिया की कौन सी स्टेट्स हैं। पहली है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, अब देखिए इसको ट्रिक क्या याद करने की, गरम चाय GWTM। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, अब ऐसे कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर हैं कैपिटल्स, तो वो एक राजस्थान है, एक त्रिपुरा है, एक मिजोरम है, बाकी सबकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे हैं कैपिटल्स, इसको भी याद रखेंगे। चलिए, ये मैंने आपको ट्रिक बता दी जी, ये आपकी स्टेट्स हैं। अब देखिए टोटल 8 स्टेट्स हैं, जिसमें से 6 लैंडलॉक्ड हैं, 2 कोस्टल स्टेट्स हैं। कोस्टल स्टेट्स कौन कौन सी है, गुजरात और वेस्ट बंगाल। ये फैक्ट जरूर से ध्यान में रखेंगे, CDS का PYQ था, एक बार पूछा गया था कि कितनी स्टेट्स लैंडलॉक्ड हैं और कितनी कोस्टल स्टेट्स हैं हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ओके, अब देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका डज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन नॉट पासिस थ्रू। अब कैप्रिकॉन का मैंने क्या निमोनिक बताया आपको, कैप इज ब्लू और नेवी ब्लू सेज माई मॉम्स आंट। तो हमने वहां पे क्या पढ़ा, चिली भी पढ़ा, पैराग्वे भी पढ़ा और ब्राजील भी पढ़ा, पर बोलीविया हमने कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि नॉट पूछा यहाँ पे, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे हमेशा से क्वेश्चन। SSC में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, ठीक है, कि नॉट वाले भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक तरह से मतलब स्टेटमेंट में नेगेटिव पूछा जा रहा है, वैसे ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं पूछा जा रहा। चलिए लॉन्गिट्यूड देखते हैं। अभी हमने लैटिट्यूड के बारे में तो सब समझ लिया, उनकी कंट्रीज के बारे में सब देख लिया कि कौन सी कंट्री कहाँ पे लाई करती है। अब लॉन्गिट्यूड के बारे में देखते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंगुलर डिस्टेंस होता है ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब देखिए लॉन्गिट्यूड हमारा क्या बताया था मैंने, वर्टिकल लाइंस बताई थी ना, और इस तरह से हमारा लैटिट्यूड था। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये लाइंस ड्रॉ क्यों करी गई। ठीक है, ये लाइंस ड्रॉ ही क्यों करी गई, इमेजिनरी लाइंस हैं, तो उन्हें बनाने के पीछे मोटिव क्या था, अभी समझाता हूं मैं आपको, 1 मिनट। देखिए इस तरह से आपका ये हो गया लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड आपका। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं सी में जा रहे हैं। ओके, तो एक आपका फ्रेंड भी आ रहा है, आप यहाँ पे हैं। ठीक है, और आपका फ्रेंड यहाँ पे है, तो आप उसको कैसे बताओगे कि आप यहाँ पे हो। ठीक है, सी में तो आप कैसे बताओगे, कोई लैंडमार्क भी नहीं होगा साइड में कि हाँ भाई यहाँ मंदिर है, मंदिर के पास आ जा, या यहाँ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के पास आ जा। सी में तो ऐसा कुछ नहीं होगा, जबकि लैंड पे तो ऐसा सब बोल देते हैं ना कि हाँ भाई इस दुकान के पास हूँ, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, बट जब भी आपने सी में होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, वहां पे आपको हेल्प करता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ठीक है, कि हाँ इस लैटिट्यूड पे आ जाओ 23 डिग्री 60 मिनट या 23 डिग्री 55 मिनट, इतने डिग्री पर हूं मैं, तो आ जाओ। ठीक है, इस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फायदा कर देते हैं। अब देखिए एक और चीज बता देता हूं आपको, जैसे ही 0 डिग्री इक्वेटर पे हो आप, ठीक है, तो जैसे ही आप ऊपर की तरफ को जाते जाओगे तो क्या होता जाएगा, वेदर में चेंज आता जाएगा आपका। ठीक है, तो ठंड बढ़ती जाएगी जैसे आप 90 डिग्री नॉर्थ पे पहुंच जाओगे। सेम आपका सदर्न हेमिस्फीयर में भी होगा। ठीक है, और जैसे ही आप लॉन्गिट्यूड में ईस्ट की तरफ को जाओगे तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर आप सब वेस्ट की तरफ को जाओगे तो आपका टाइम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, अगर आप ईस्ट की तरफ को जाते हो तो आपका टाइम ऐड हो जाएगा, वेस्ट की तरफ को जाते हो तो नेगेटिव हो जाएगा। पर कहाँ से जाना है ईस्ट और वेस्ट, वो जाना है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, जो कहाँ से पास होता है, लंदन से पास होता है। ठीक है, अगर आप 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ईस्ट की तरफ को जाते हो तो एडिशन होगा, और वेस्ट की तरफ को जाते हो तो सब्ट्रैक्शन होगा जी। ठीक है, चलिए करते हैं अभी। इस तरह से हैं हमारे लॉन्गिट्यूड जी। ठीक है, इस तरह से होते हैं लॉन्गिट्यूड, सारे सेम लेंथ के होते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ से निकलते हैं। चलिए अब देखिए, इन्हें हम ग्रीनविच मेरिडियन भी बोल देते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन पासिस थ्रू, देखिए कौन कौन सी कंट्रीज से पास होता है ये, यूके, फ्रेंड, सैम, बायज, टोगो एंड घाना। ये इसकी ट्रिक क्या लर्न करने की। देखिए यूके से यूनाइटेड किंगडम, देखिए फ्रेंड से फ्रांस, सैम से, यूके का फ्रेंड कौन है, सैम, इंग्लिश नाम है ना सैम भी। ठीक है, स्पेन, अल्जीरिया, माली। माली हमने कहाँ पढ़ा था और बताएंगे, माली हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पढ़ा था ना। ठीक है, और बुर्किना फासो, टोगो एंड घाना। ठीक है, यूके का फ्रेंड है कौन, सैम, जो से क्या खरीद के देता है, टोगो और घाना 2 कंट्रीज है, उन्हें खरीद के दे देता है। इस तरह से ट्रिक है, याद रखेंगे। चलिए वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में है सारी ट्रिक्स। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में है सारी ट्रिक्स हमारी। अब देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एशियन कंट्रीज डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। कहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। देखिए इंडोनेशिया तो हमने कहां पढ़ा था, सिर्फ एक एशियन कंट्रीज है जो इक्वेटर पे है, तो इंडोनेशिया तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये बी और सी तो गया आपका। अब देखिए हमने श्रीलंका भी कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है,
इस तरह से एलिमिनेट करेंगे। श्रीलंका भी हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान। ठीक है, चलिए एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, द लैटिट्यूड्स दैट पास थ्रू सिक्किम आल्सो पास थ्रू, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मैप के ऊपर क्वेश्चन है ये। अब जिसने मैप देखा होगा इंडिया का वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान के सेम लैटिट्यूड पे सिक्किम भी है हमारा। देखिए यहाँ राजस्थान है तो यहीं सिक्किम है। अब देखिए क्लाइमेट जो चेंज होता है वो सिर्फ लैटिट्यूड से ही नहीं होता है। ठीक है, वो लैटिट्यूड से ही नहीं होगा। अब अगर आप अल्टीट्यूड देखेंगे तो सिक्किम का अल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, राजस्थान एक क्या है, गर्म स्टेट है ना, और सिक्किम एक पहाड़ी राज्य है। ठीक है, अब देखिए पंजाब भी ऊपर है, हिमाचल भी ऊपर है, जे&के तो सबसे ऊपर है। ठीक है, आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे मेरे कमेंट सेक्शन का कि इंडिया की नदरन मोस्ट स्टेट कौन सी है। ठीक है, नदरन मोस्ट स्टेट कौन सी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, नदरन मोस्ट स्टेट, ठीक है, कौन सी है इंडिया की। चलिए अब देखिए मैं बता रहा था यहाँ पे कि अल्टीट्यूड से भी हमारा क्लाइमेट चेंज होता है जी। जितना ज़्यादा आप ऊपर की तरफ को जाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपकी ठंड बढ़ती जाएगी। या तो आप लैटिट्यूड की ऊपर की तरफ जाइए या तो अल्टीट्यूड। देखिए राजस्थान और सिक्किम एक ही अल्टीट्यूड पे है, पर राजस्थान में क्या है, बहुत गर्मी है, और सिक्किम में क्या है, ठंड है। ठीक है, बर्फ गिरती है, पर राजस्थान में डेजर्ट है। तो इस तरह से भी हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। याद रखेंगे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं क्लाइमेट चेंज करने के लिए। ये तो लैटिट्यूड हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी क्या इन्फ्लुएंस डालता है, वो चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन है आपका, अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज ऑन अ लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ द दिल्ली। दिल्ली के क्लोज कौन सी सिटी है इनमें से, तो आई थिंक नागपुर ही है। ठीक है, चलिए अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई, ग्रीनविच मेरिडियन वो होता है हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब देखिए एक चीज़ बताइए, अर्थ कहाँ से कहाँ को घूमती है, मतलब किस डायरेक्शन के से किस डायरेक्शन की तरफ को घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, और कितनी देर में घूमती है, 24 आवर्स में घूमती है। ठीक है, कितना डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी घूम लेगी, 15 डिग्री। ओके, अब 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेगी तो 1 डिग्री में कितने मिनट घूम लेगी, 4 मिनट घूम लेगी। आपको याद रखना है जी। ओके, अगर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 1 आवर में 15 डिग्री, ओके, तो 1 डिग्री में 4 मिनट घूम लेगी। अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके बताता हूं अभी। मान लीजिए 0 डिग्री पे 2 PM टाइम है हमारा। ठीक है, एक चीज मैंने आपको बताई थी, अगर हम ईस्ट की तरफ को जाते हैं तो प्लस होगा और टाइम, ठीक है, अगर वेस्ट की तरफ को जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा टाइम हमारा। ओके, याद रखेंगे, अगर 0 डिग्री पे 2 PM है तो 30 डिग्री पे कितना टाइम होगा, 30 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा, कैसे निकालेंगे। देखिए 0 डिग्री ये रहा, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये रहा। अब देखिए 30 डिग्री की तरफ को जाओगे आप तो कितना आगे जाओगे, 30 आगे जाओगे, 30 डिग्री ही आगे जाओगे। ठीक है, तो अगर 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं तो 30 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे, 30 × 4 मतलब 120 मिनट, मतलब 2 आवर्स। अब 2 आवर्स हम ईस्ट की तरफ को गए हैं तो प्लस कर देंगे, अगर 0 डिग्री पे 2 बज रहे हैं तो प्लस 2 आवर्स कर देंगे, तो 30 डिग्री ईस्ट पे कितने बज जाएंगे, 4 PM जी। ओके, एक और क्वेश्चन समझाता हूं आपको। देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, 1 मिनट। हाँ देखिए, अगर मान लीजिए आपका 30 डिग्री पे ही, 30 डिग्री ईस्ट पे 4 PM है, टाइम आपका 4 PM है 30 डिग्री ईस्ट पे, तो आपको बताना है 45 डिग्री वेस्ट पे कितना टाइम होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको सिंपल पूछा तो अब तो मैंने आपको पिछले वाला क्वेश्चन बता दिया कि 0 से पूछा तो यहाँ चल लिए। अब देखिए यहाँ 0 डिग्री आपका, ठीक है, इस तरफ को आपका वेस्ट है और इस तरफ को आपका ईस्ट है। ओके, 0 डिग्री से तो मैंने पूछा 30 डिग्री। देखिए मान लीजिए ये आपका 15 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री और ये 45 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, और ये आपका 0 डिग्री, ये 15 डिग्री वेस्ट है, ये 30 डिग्री वेस्ट है और ये 45 डिग्री वेस्ट है। ठीक है, अब देखिए आपका 30 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम है, 4 PM। आपको कहाँ जाना है, 45 डिग्री वेस्ट, यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो अब देखिए आपको कितना जाना पड़ेगा, 30 तो ये हो गया और साथ में 45 ये हो गया। ओके, मतलब यहाँ से यहाँ को जाना है तो पहले 0 डिग्री पे जाओगे, उसके बाद और 45 जाओगे। ठीक है, इस तरह से करना है। ये ऐसा नहीं कि 30 से 45 सीधा 15 कर दिया, नो, वो सेम डायरेक्शन पूछो तब करना है, पर यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है आपकी,
तो उस तरह से देखना है आपको। ओके, तो अब टोटल कितना चलना पड़ा आपको, 30 यहाँ चलना पड़ा और 45 यहाँ, तो टोटल कितना हो गया 75 डिग्री हो गया। तो इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना हो गया ये 300। तो 300 को डिवाइड कर लेंगे 60 से तो कितने घंटे आ जाएंगे 5 आवर्स। ठीक है, अगर 30 डिग्री ईस्ट पे 4 PM है तो वेस्ट की तरफ को जाना है, आपको क्या करना है माइनस करना है, तो माइनस कर देंगे 5 आवर्स जी। ठीक है, 4 PM से माइनस कर देंगे 5 आवर तो कितने आ जाएंगे 11 AM आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, इन्हें प्लीज ध्यान से करेंगे। चलिए ये मैंने आपको बता दिया। अब एक और चीज ध्यान में रखेंगे आप, एक आपकी होती है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है IDL, वो शायद इस स्लाइड्स में इंक्लूड नहीं किया गया, उसको पता नहीं, थोड़ा टाइपिंग वाले ने कर दिया थोड़ा इशू। देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन होती है, वो समझा देता हूँ, नॉर्मल से टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है। देखिए ये किसी कंट्री से पास नहीं होती है, मतलब सीधी लाइन भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, ना ये किसी कंट्री से पास होती है। ये पास होती है हमारी पैसिफिक ओशियन से। ठीक है, पैसिफिक ओशियन से ये पास होती है। और एक और चीज़ याद रखेंगे इसके बारे में आप, मैं ब्लैंक स्लाइड पे समझा देता हूँ इसको भी एक बार अच्छे से। देखिए ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है आपकी वो इस तरह से है कुछ, ठीक है, ये किसी भी कंट्री से पास नहीं होती सबसे पहले, ठीक है, और ये पास कहाँ से होती है पैसिफिक ओशियन से। ओके, पैसिफिक ओशियन से पास होती है। दूसरी बात, जो आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है, अगर आप, मैंने क्या बताया था, ईस्ट की तरफ को जाओगे तो 12 आवर्स प्लस होते हैं, ठीक है, और वेस्ट की तरफ को जाओगे तो 12 आवर्स आपके सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और एक और फैक्ट याद रखेंगे इसके बारे में, सिर्फ यही 3 चीज़ें हैं, और यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि अगर आप वेस्ट टू ईस्ट को जा रहे हैं ना तो गेन अ डे, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया है इस चीज़ पे। और अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं लूज अ डे, ठीक है, या लॉस अ डे। अब देखिए अगर वेस्ट में आपकी डेट है मान लीजिए 27, ओके, वेस्ट में आपकी डेट है 27, ठीक है, तो ईस्ट में क्या डेट आ जाएगी कि आपको गेन हो जाएगा एक डे, 26 डेट आ जाएगी ना यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 26 दिसंबर है, यहाँ पे 27 दिसंबर है, तो अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो आपको गेन हो जाएगा ना एक डे। ठीक है, तो यहाँ 26 हो जाएगी और इसका अपोजिट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अगर ईस्ट में आपकी कितनी डेट है मान लीजिए 27 है, ठीक है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी, आपका एक डे कम हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी का एक दिन कम हो जाएगा अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन को पार कर देते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं, आप एक दिन ज़्यादा जी लेंगे। ठीक है, चलिए ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब ये देखिए ये कुछ सीजन्स हैं कि इस तरह से सीज़न बदलता है, सन की रेज कहाँ कहाँ पड़ती है, मैं आपको आगे समझाता हूँ। पहले हम कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं वो वाला, ठीक है, फिर डायग्राम से समझाता हूँ इसको दोबारा से। देखिए रोटेशन ऑफ अर्थ, देखिए सबसे पहले अर्थ रोटेट अराउंड इट्स ऑन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये मैंने आपको बता दिया, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जी। ओके, अब देखिए अर्थ रोटेट अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए एक्सिस ऑफ अर्थ इज इंक्लाइंड 23.5 डिग्री टू परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इज एलिप्टिक, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन कितनी है, डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। ये चीज़ याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि वेलोसिटी जो होती है अर्थ की रोटेशन की वो डिक्रीज होती है इक्वेटर से पोल की तरफ को। ठीक है, जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ को जाओगे तो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, क्वेश्चन आया है इसके ऊपर भी। अब देखिए इट रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वंस इन 24 आवर्स काउजिंग डे एंड नाइट। ओके, आपको पता है ये चीज़, अगर अर्थ रोटेट कर रही है तभी वो दिन और रात हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। देखिए इट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट एवरी इतने दिन, ठीक है, 365 1/4 days काउजिंग द सीजन एंड द ईयर। अब देखिए थ्रू आउट द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इट्स एक्सिस रिमेन्स टिल्टेड इन द सेम डायरेक्शन। अब मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि नदर्न हेमिस्फेयर में अगर समर होगा तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, विंटर होगा। ठीक है, बट हमें स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है कि ये हमारी सन है बीच में, ठीक है, और इसके ये एलिप्टिकल पाथ है और इसके चारों ओर अर्थ ऐसे घूमती है एक साल में, ठीक है, ऐसे घूमती है इसके चारों ओर। बट जब टीचर क्या पढ़ाते थे कि अगर धरती सन के पास होगी तो गर्मियाँ होगी, अगर दूर होगी तो क्या होगा, सर्दियाँ होगी। पर हमने क्या पढ़ा कि अगर नदर्न हेमिस्फीयर में समर है तो सदर्न में क्या होगा, विंटर होगा। ठीक है, तो मतलब ये लॉजिक तो पूरी तरह से फेल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, कुछ हद तक है ये चीज़ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बताऊंगा आपको किस तरह से होता है। ठीक है, अगर यही होना होता तो फिर नदर्न में भी समर होता तो सदर्न में भी समर ही होता। ठीक है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए
अब देखिए इक्विनॉक्स क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए आप, इक्विनॉक्स क्या होता है। द सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द इक्वेटर ऑन 2 days ऑफ द ईयर, यूजुअली ऑन 21 मार्च। अब देखिए जो वही डायग्राम, उसी डायग्राम से समझते हैं हम, ये वाली डायग्राम थी। अब देखिए ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है। अब यहाँ पे क्या बताया था मैंने, इक्वेटर है आपका 0 डिग्री पे, ठीक है, इसको मिटा दूं एक बार मैं। अब देखिए ये आपकी अर्थ है 0 डिग्री, इक्वेटर है ये, ठीक है। अब ये आपका 23.5 डिग्री, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जी, ओके। अब देखिए ध्यान से समझेंगे आपका सीजन कैसे चेंज होते हैं। अब देखिए इक्वेटर पे 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये आपका सेम साउथ है, ओके। अब सन की रेज जो होती हैं परपेंडिकुलर, वो कहाँ तक पड़ती हैं, देखिए इक्वेटर पे पड़ेंगी, इक्विनॉक्स होगा जब, ठीक है, ई से इक्विनॉक्स और ई से इक्वेटर, तब आपकी सन की परपेंडिकुलर रेज पड़ेगी यहाँ पे जी, इक्वेटर पे, ठीक है। अब जैसे नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी आएंगी तो क्या होगा, सन की रेज कहाँ चली जाएंगी, ऊपर की ओर को बढ़ने लगेंगी, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेंगी आपकी परपेंडिकुलर रेज, ओके। अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर रेज पड़ रही है आपकी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साउथ पोल पे 6 months नाइट, ठीक है, डार्कनेस हो जाएगी 6 months के साउथ पोल पे, क्योंकि परपेंडिकुलर रेज कहाँ पड़ रही है आपकी सन की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है, ओके। और यहाँ क्या हो जाएगा, 6 month का डे हो जाएगा नदर्न हेमिस्फीयर, सॉरी नॉर्थ पोल में, ओके। अब देखिए दोबारा से जैसे जैसे हमारी गर्मियाँ होती जाएंगी, 21 जून को हमारा समर सोलिस्टिस हो जाएगा, जब हमारी किरणें जो हैं सूरज की वो पड़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। अब देखिए इसके ऊपर परपेंडिकुलर रेज नहीं जाती हैं, ठीक है, यहीं तक रहती हैं इसी एरिया में, ठीक है, इसी एरिया में रहेंगी परपेंडिकुलर रेज हमारी। अब देखिए सनरेज दोबारा से नीचे आएंगी, सितंबर के टाइम में फिर से ये इक्वेटर पे आ जाएंगी हमारी सनरेज, परपेंडिकुलर पड़ेंगी, ओके। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, विंटर्स का टाइम आ जाता है ना सितंबर अक्टूबर के बाद में, ठीक है। तो उसके बाद हमारी जो सन रेज हैं वो परपेंडिकुलर पड़ते हैं दिसंबर के मंथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जी, ओके। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेंगी दिसंबर के टाइम पे हमारी परपेंडिकुलर रेज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर 6 months की नाइट हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगा 6 months का डे, ठीक है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेंगी परपेंडिकुलर रेज आपकी सन की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नहीं आया तो कोई नहीं, अभी समझेंगे इस टॉपिक को हम। देखिए इक्विनॉक्स मैंने बताया आपको, जब सन की वर्टिकल रेज कहाँ पड़ती हैं, इक्वेटर पे पड़ती हैं, ठीक है, 21 मार्च को ये होता है। अब देखिए दीज 2 days आर टर्म्ड एज इक्विनॉक्स, मीन्स ऑन दीज 2 days ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, ठीक है, ओके। जब भी इक्विनॉक्स होगा तो हमारा डे और नाइट जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी समर सोलिस्टिस जी। समर सोलिस्टिस क्या होता है, मैंने क्या बताया था, जब आपके सन की रेस कहाँ पड़ेंगी परपेंडिकुलर, 23.5 डिग्री नॉर्थ में, जो आपका क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ओके। ये हमारा समर सोलिस्टिस हो जाता है उस टाइम पे। देखिए सन रेज फॉल वर्टिकल एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अराउंड 21 या 22 जून को होता है, ठीक है, योगा डे से याद रख लेंगे 21 जून। देखिए दिस ब्रिंग्स समर सीजन इन नदर्न हेमिस्फीयर, जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलर पड़ती हैं तो उसके बाद क्या आ जाता है, जून के टाइम पे समर सीजन आ जाता है, ठीक है, और नीचे क्या हो जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए विद दिस ड्यूरेशन ऑफ डेज स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, मींस 21 जून और 22 जून को लॉन्गेस्ट डे होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, ओके। लॉन्गेस्ट डे होता है नदर्न हेमिस्फीयर में 21 या 22 जून को। और नॉर्थ पोल में क्या होता है, 6 months के लिए डे हो जाता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। और 6 सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, साउथ पोल पे 6 months की नाइट हो जाती है, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी। अब देखिए इसके बाद दोबारा से आपका इक्विनॉक्स आएगा, उस टाइम क्या होता है, सन दोबारा से इक्वेटर पे आपका क्या आ जाता है, परपेंडिकुलरली रेज पड़ती हैं इक्वेटर पे, ठीक है। और वो टाइम होता है 21 सितंबर का। पहले तो 21 मार्च को आता है ना वो, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ जाएंगी, उसके बाद दोबारा से 21 सितंबर को इक्विनॉक्स आ जाएगा। इन सब में 3-3 महीनों का फर्क रहता है, ठीक है। और उस टाइम फिर से क्या हो जाता है, डे और नाइट इक्वल लेंथ के हो जाते हैं। नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं हम, ये स्पेसिफिक, ओके। अब देखिए उसके बाद आएगा हमारा विंटर सोलिस्टिस। उस टाइम पे क्या होता है कि जो अर्थ की जो सन की रेज है वो परपेंडिकुलर कहाँ पे पड़ती हैं आपके, सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जी, ठीक है, कैप्रिकॉर्न पे पड़ती हैं आपकी वर्टिकल रेज, ओके। और 21 या 22 दिसंबर के आसपास ये सब होता है। और सदर्न हेमिस्फीयर में वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है, ओके। और ये समर सीजन आता है इस वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में, ओके। और इस तरह से क्या हो जाता है, नॉर्थ पोल पे क्या हो जाता है, 6 months का नाइट हो जाता है। और साउथ पोल पे क्या हो जाता है, 6 months का डे हो जाता है, ओके। ये लिखा है यहाँ पे एट साउथ पोल
डे लास्ट फॉर 6 months एंड एट नॉर्थ पोल नाइट लास्ट फॉर 6 months अप्रोक्स। ओके, अब देखिए इस तरह से होता है कुछ हमारा ये इक्विनॉक्स। जब इक्विनॉक्स होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, और एक हमारा कहाँ गया वो, ऑटोमनल इक्विनॉक्स। ओके, ये मार्च वाला हो गया और ये सितंबर वाला हो गया जी। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर की बात करी गई है, डेज और नाइट्स जो होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। ठीक है, और समर में क्या होता है, डेज की लेंथ बड़ी हो जाती है नाइट से। यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर से डेज और नाइट बराबर लेंथ के हो जाते हैं, और विंटर में क्या होता है, हमारा डेज छोटे हो जाते हैं नाइट से। ठीक है, यही सब बताया गया है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। एक होता है पेरिहीलियन और एक होता है एपीहीलियन। इन दो टर्म्स का क्या मतलब होता है, देखिए 3 जनवरी को क्या होता है, अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन एंड डिस्टेंस इज अराउंड 147.5 मिलियन किलोमीटर्स। याद रखेंगे, इस चीज को बोलते हैं पेरिहीलियन। कैसे याद रखना है, जब अर्थ जो होती है पास होती है किसके, सन के, तो पी से पास और पी से पेरिहीलियन जी। ओके, इस तरह से याद रखेंगे। पेरिहीलियन का मतलब होता है क्लोजेस्ट। ओके, अगर एक दूर पास हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा, एपीलियन। ओके, ये होता है 4 जुलाई को जी। अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम सन एंड दिस इज कॉल्ड एपीहीलियन। और स्पीड ऑफ अर्थ इज फास्टेस्ट एट पेरिहीलियन और स्लोएस्ट होती है एपीलियन में। याद रखेंगे, जब पास है कोई चीज तो स्पीड फास्ट हो जाएगी, किसी के पास आए तो धड़कनें फास्ट हो जाती हैं, उस तरह से याद रख लेंगे। अब देखिए ये होता है पेरिहीलियन और एपीहीलियन, जब सन जो है वो अर्थ के पास हो। ठीक है, जनवरी के टाइम पे होता है ऐसा। देखिए अगर पास हो तो हमें क्या पढ़ाया जाता था कि गर्मियां होती हैं, बट जनवरी में तो सर्दियां होती हैं। तो ठीक है, ये कोई लॉजिक नहीं है, जो मैंने आपको बताया सन की रेस का वो लॉजिक है, वहां से सीजन हमारा डिसाइड होता है। ओके, अब देखिए जनवरी मंथ में क्या होगा, पेरिहीलियन होगा, और 4 या 5 जुलाई को क्या होगा, आपका एपीहीलियन होगा जी। ठीक है, जब दूर हो जाए अर्थ, सबसे दूर हो जाए उस दिन को बोलते हैं एपीहीलियन। अब देखिए विंड सिस्टम के बारे में करेंगे हम, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, हमारा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का टॉपिक इसी के साथ खत्म हो गया। अब हम दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं, विंड सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं इसको, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी। अब देखिए सबसे पहले याद रखेंगे विंड का, कि विंड कहाँ से मूव होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ को मूव होती है। ठीक है, और इस चीज को क्या बोलते हैं, पीजीएफ, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ओके, याद रखेंगे कि विंड हमारी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ को चलती है जी। ठीक है, और वेदर चेंज किस वजह से होता है, विंड की वजह से भी चेंज होता है हमारा वेदर। इस एक चीज को और रखेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि लैटिट्यूड की वजह से वेदर चेंज हो रहा है, अल्टीट्यूड की वजह से वेदर चेंज हो रहा है, और तीसरा हमने क्या पढ़ लिया, विंड की वजह से भी वेदर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए जो हॉरिजॉन्टली मूव होती है ना विंड, उस चीज को बोलते हैं एडवेक्शन जी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, एडवेक्शन और कन्वेक्शन। ठीक है, अगर वर्टिकली चल रही है तो उसको बोलेंगे कन्वेक्शन, और हॉरिजॉन्टली चल रही है तो उसको बोलेंगे एडवेक्शन। इस तरह का क्वेश्चन भी अभी स्टेनो के पेपर में आया था, एसएससी के स्टेनो के पेपर में, कि अगर हॉरिजॉन्टली चल रही है तो उसे क्या बोलते हैं, और वर्टिकली चल रही है तो उसे क्या बोलते हैं। एक और टर्म याद रखेंगे कि बैरोमीटर किस लिए यूज करते हैं हम, मेजर करने के लिए प्रेशर को जी। ओके, अगर बैरोमीटर की रीडिंग क्या है, अगर हाई रीडिंग है तो मतलब काम कंडीशंस है, अगर बैरोमीटर की रीडिंग लो है तो मतलब बारिश आ सकती है। ठीक है, और टेम्परेचर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा, अगर प्रेशर कम है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इस तरह से याद रखेंगे। अब देखिए प्रेशर डिफरेंस काउजेज विंड, बिकॉज अगर वार्म एयर कैसे होती है, ऊपर को उठती है तो उस चीज़ को क्या बोल देते हैं, लो प्रेशर बोल देते हैं, और कोल्ड एयर नीचे दबती है, ठीक है, तो उस चीज़ को बोल देते हैं हाई प्रेशर। और मूवमेंट ऑफ विंड कहाँ से होती है, हाई टू लो प्रेशर, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी ये देखिए कुछ टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये भी आती हैं, डायरेक्ट आती हैं, मैच करने के लिए आते हैं क्वेश्चंस। देखिए ध्यान से करेंगे। इफ वी कंबाइन सेम प्रेशर लाइन, ठीक है, अगर हम सेम प्रेशर लाइन को कंबाइन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आइसोबार। ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं आइसोबार। हम प्रेशर किससे मेजर करते थे, बैरोमीटर से, तो बैरोमीटर और बार उस तरह से याद रख लेंगे। प्रेशर को जब हम सेम लाइंस को इनको कंबाइन करते हैं तो ये भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं वैसे, ठीक है। और इफ वी कंबाइन सेम टेम्परेचर लाइन, उसे क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। ठीक है, टेम्परेचर से थर्मोमीटर से क्या करते हैं हम मेजर, टेम्परेचर, उस तरह से याद रखेंगे। और थिकनेस ऑफ क्लाउड को क्या बोलते हैं, आइसोनेफ। ठीक है, अगर इफ वी कंबाइन सेम रेनफॉल लाइन, उसे बोलते हैं आइसो हाइट जी। ठीक है, अगर सनलाइट लाइन को कंबाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, आइसोहेल। देखिए सन में क्या होता है, हीलियम होती है, तो उससे याद रख लेंगे आइसोहेल। ओके, और सेलिनिटी लाइन को कंबाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, आइसोहेलाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अभी देखिए विंड कितनी तरह की होती हैं, 2 तरह की होती हैं, ट्रेड विंड्स और लोकल विंड्स। चलिए
देखिए विंड डिपेंड्स अपॉन किस किस के ऊपर डिपेंड होती है, पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, एक होती है कोरियोलिस फोर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत जरूरी है, और एक होती है फ्रिक्शनल फोर्स। इन तीनों चीजों पे हमारी क्या डिपेंड करता है, विंड डिपेंड करती है जी। ओके, अब देखिए ये हमारा विंड सिस्टम है। अब देखिए इस चीज को ध्यान से समझेंगे कि हमारी विंड्स कैसे कैसे मूव करती हैं। ओके, ठीक है, देखिए ये आपका 0 डिग्री पे क्या है, इक्वेटर है, ये 30 डिग्री नॉर्थ है और 60 डिग्री नॉर्थ है, और ये 90 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, सेम 30 डिग्री साउथ है, 60 डिग्री साउथ है और 90 डिग्री साउथ है। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी तो वहाँ क्या होगा, हवा ऊपर को उठेगी। ठीक है, ऊपर को उठेगी हवा ऐसे ऐसे। ठीक है, अगर हवा ऊपर को उठेगी तो वहाँ क्या होगा, लो प्रेशर होगा। ठीक है, तो 0 डिग्री इक्वेटर पे क्या होगा, हमारा लो प्रेशर होगा। ओके, लो प्रेशर होगा। अगर यहाँ लो प्रेशर है तो हवा कहाँ से मूव करती है, हाई टू लो। तो अगर हवा यहाँ से चल रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा जी। ठीक है, अगर यहाँ हाई प्रेशर तो यहाँ क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, यहाँ भी क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, क्योंकि हाई टू लो ही चलेगी हवा। और अगर यहाँ लो है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाई, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ याद रखेंगे कि नदर्न हेमिस्फीयर में जो हवा मुड़ती है वो किस तरफ को मुड़ती है, राइट साइड को मुड़ती है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में उस तरफ कहाँ मुड़ती है हवा, लेफ्ट साइड को मुड़ती है जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। ठीक है, अब देखिए हाई टू लो चलनी चाहिए हवा ना, इस तरह को। ठीक है, इस तरह को चलनी चाहिए हवा, बट इस तरह को ना चलते हुए किस तरफ को मुड़ जाती है, राइट साइड को मुड़ जाती है। किस वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से जी। ठीक है, हाई टू लो इस तरह से चलेगी आपकी हवा। ठीक है, सेम इस साइड भी हाई टू लो इस तरह को चलनी चाहिए, बट लेफ्ट साइड को मुड़ जा रही है। ठीक है, किस वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। एक और फैक्ट याद रखेंगे कि कोरियोलिस फोर्स जो होती है इक्वेटर पे आपकी वो मैक्सिमम होती है जी। ठीक है, और पोल्स पे 0 होती है, ये वैसे मैंने आगे लिखा भी होगा। ओके, तो याद रखेंगे। ठीक है, हाई टू लो चलेगी, सेम इधर भी यही होगा। ओके, अब जो 30 डिग्री नॉर्थ है उसे क्या बोलते हैं हम, हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड, और 30 डिग्री साउथ को भी हॉर्स लैटिट्यूड बोल देते हैं, पर कई बुक्स में नहीं भी लिखा होता है। याद रखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ को हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जब ट्रेड करते थे पहले टाइम में तो घोड़ों से व्यापार किया जाता था पहले। ठीक है, तो यहाँ पे विंड बिल्कुल क्या होती है, नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि सारी विंड आपकी कहाँ कोलाइड हो रही है, यहाँ इक्वेटर पे जाके। ओके, तो यहाँ विंड नहीं होगी तो शिप मूव नहीं करता था, पर उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी विंड की, तो वो क्या करते थे कि घोड़ों को फेंक देते थे कि विंड, तो उनको विंड का तो नॉलेज नहीं था, तो घोड़ों को फेंक देते थे ताकि शिप से वजन जो है वो कम हो जाए। ओके, और शिप मूव कर जाए, तो इसलिए उसे हॉर्स लैटिट्यूड का नाम दिया गया। और इक्वेटर को क्या बोल दिया जाता है, डोल्ड्रम्स बोल दिया जाता है। ठीक है, और एक और नाम होता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो भी इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, उस चीज़ को क्या बोल दिया जाता है, ITCZ। ठीक है, अब देखेंगे उसके बारे में भी, पढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया, ये ITCZ आपका। अब देखिए यहाँ पे विंड्स आपकी कहाँ से चल रही हैं, ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, तो विंड कहाँ से चल रही है, यहाँ ईस्ट टू वेस्ट चल रही है, तो जहाँ से विंड चल रही है उसे वही नाम दे दिया जाता है। देखिए मैंने आगे लिखा भी है कि अगर आपकी विंड वेस्ट टू ईस्ट चल रही है तो वेस्टर्लीज, अगर ईस्ट टू वेस्ट चल रही है तो ईस्टर्लीज जी। देखिए कहाँ की तरफ को चल रही है, ईस्ट टू वेस्ट चल रही है, तो जहाँ से चल रही है वही नाम देना है, ईस्टर्लीज हो जाएगा इसका नाम। यहाँ भी कहाँ से चल रही है, ईस्ट टू वेस्ट, तो ये भी ईस्टर्ली, और ये हमारी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ को चल रही है तो ये वेस्टर्ली हो गया। और जो ये हमारा 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में जितना भी एरिया है इसे हम क्या बोल देते हैं, ट्रेड विंड्स भी बोल देते हैं। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक और बात याद रखेंगे, जहाँ भी हाई प्रेशर होगा आपका वहाँ पे रेनफॉल क्या होगा, होगी या नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, और अगर लो प्रेशर होगा तो वहाँ पे रेनफॉल होगी। क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे लो प्रेशर रहता है हर टाइम, तो वहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल डेली होती है। ठीक है, उसके बारे में हम क्लाइमेट के आगे मतलब टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे किस तरह से रेनफॉल पड़ती है, किस तरह की वेजिटेशन होती है, किस तरह की ट्राइब्स होती हैं वहाँ पे, सब देखेंगे। अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इंक का कलर चेंज कर लूँ मैं। ठीक है, अगर वेस्ट टू ईस्ट जा रही है तो वेस्टर्लीज बोलेंगे, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है तो ईस्टर्लीज बोलेंगे। और कोरियोलिस फोर्स जो होती है वो विंड की डायरेक्शन को मोड़ती है, जैसे नदर्न हेमिस्फीयर में किस तरफ को मोड़ती है, राइट साइड को, और सदर्न में लेफ्ट साइड को। और कोरियोलिस फोर्स कब लगती है, जब कोई भी बॉडी कब होती है, मोशन में होती है, तभी ये अफेक्ट करती है उस चीज़ को।
और देखिए ये हमारी विंड की डायरेक्शन को अफेक्ट करती है, विंड की स्पीड को नहीं अफेक्ट करती, याद रखेंगे। इस तरह के स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वेलोसिटी ऑफ विंड एंड एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी। अब देखिए डोलड्रम मैंने बताया आपको 0 डिग्री इक्वेटर को बोलते हैं, ठीक है। और कोरियोलिस फोर्स 0 होती है कहाँ पे, इक्वेटर पे, और मैक्सिमम होती है पोल्स पे। शायद मैंने आपको अपोजिट बता दिया पहले, 1 मिनट ज़रा देखूंगा कहाँ पे है, इसे ठीक कर लेंगे आप। देखिए कोरियोलिस फोर्स जो होती है वो इक्वेटर पे क्या होती है, 0 होती है, और पोल्स पे क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तभी इक्वेटर पे हमारे साइक्लोन्स नहीं आते ना, तो माफ़ करिएगा यहाँ गलती हो गई, ओके। चलिए कंफ्यूज हो जाते हैं सारे, कोई बात नहीं। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं हम दोबारा से। देखिए कोरियोलिस फोर्स जो होती है 0 इक्वेटर पे होती है और मैक्सिमम होती है पोल्स पे। साइक्लोन्स भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है, उधर कोरियोलिस फोर्स का बहुत बड़ा रोल होगा। देखिए कोरियोलिस फोर्स जो होती है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ होती है, याद रखेंगे, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ नहीं होता उसमें, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होती है कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। यहाँ पे रेवोल्यूशन लिख देगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स जो होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड को कहाँ मोड़ती है, राइट डायरेक्शन में, और सदर्न में लेफ्ट साइड के लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी हम। हॉर्स लैटिट्यूड मैंने बताया आपको 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ओके। ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, परमानेंट विंड्स होती हैं। अब देखिए ITCZ मैंने क्या बताया था, इक्वेटर से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, उतना एरिया क्या होता है आपका ITCZ का होता है। बट जब हमारे सन की रेस परपेंडिकुलर पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो वही शिफ्ट हो जाता है उसके साथ ऊपर, ठीक है। और जब अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे पड़ेंगी तो वहाँ ये शिफ्ट हो जाएगा, तो ये मतलब है इसका, सिर्फ इतना सा है। और ये लो प्रेशर बेल्ट होती है, याद रखेंगे, ITCZ हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। चलिए PYQ है, डोलड्रम इज क्या होता है, डोलड्रम इक्वेटोरियल काम एंड लाइट विंड्स, रोरिंग 40s। अब देखिए इस क्वेश्चन को याद करके एक और चीज याद आई मेरे को। देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा क्या है, लैंड बहुत ज्यादा कम है, तो वहां पे विंड के नाम्स हैं रोरिंग 40s, उसको, ठीक है, रोरिंग 40s वो 40 डिग्री लैटिट्यूड पे है, 40 डिग्री साउथ पे, ठीक है। एक है फ्यूरियस 50, फ्यूरी OUS, ठीक है, फ्यूरियस 50 और 50 डिग्री साउथ पे। और एक है श्रीकिंग 60, श्रीकिंग 60 वो है 60 डिग्री साउथ पे, ओके। ये विंड्स के नाम है 40, 50 और 60 पे, याद रखेंगे। सदर्न हेमिस्फीयर में नाम है ये, क्योंकि वहां विंड बहुत तेज चलती है। क्यों, क्योंकि वहां लैंड जो है बहुत कम है, ऑब्स्ट्रक्शन विंड के लिए बहुत ज्यादा कम है, ओके। इस तरह से वो बहुत तेज चलती है। पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, लैंड बहुत ज्यादा है, इस तरह बीच में घर भी आते हैं, पेड़ आते हैं, पहाड़ आते हैं, ओके। तो वो विंड की स्पीड को लो कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डोलड्रम क्या बताया था मैंने, इक्वेटोरियल काम्स, काम एंड लाइट विंड, रोरिंग 40s, वेरिएबल बोथ इन पोजीशन एंड इन एक्सटेंट। देखिए रोरिंग 40s तो मैंने आपको बता दिया कि ये तो हमारा 40 डिग्री साउथ का लैटिट्यूड है, तो ये तो नहीं होगा। तो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर A आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कोरियोलिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, इन सदर्न हेमिस्फीयर इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द लेफ्ट साइड, ओके सही है। कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द विंड, सही है, ये भी मैंने आपको बताया था। और कोरियोलिस फोर्स जो होती है परपेंडिकुलर एक्ट करती है PGF के, बिल्कुल सही है जी, ऑप्शन नंबर D आ जाएगा, ठीक है। PYQ हैं, कुछ CDS के हैं, कुछ IAS के हैं, कुछ SSC के हैं, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन हैं सारे। अब देखिए लोकल विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेड विंड्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, पर अब लोकल विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले यूरोप के बारे में पढ़ते हैं, यूरोप में कौन कौन सी विंड्स हमारी चलती हैं। देखिए सबसे पहले फ्रांस और स्पेन में, फ्रांस और स्पेन में कौन कौन सी चलती हैं, मिस्ट्रल विंड, ठीक है। मिस्ट्रल विंड जो है कोल्ड और ड्राई विंड है हमारी, याद रखेंगे, कोल्ड और ड्राई विंड। और रोहोन वैली में चलती है जो कि सदर्न स्लोप्स ऑफ एल्प्स में है, ओके। और ये किसके लिए हेल्पफुल है, विटिकल्चर के लिए। विटिकल्चर अंगूरों की खेती को बोलते हैं जी, ठीक है, अंगूरों की खेती को बोलते हैं विटिकल्चर। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा फोइन विंड। फोइन विंड कहाँ है, इन द माउंटेन्स ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है, नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ एल्प। मिस्ट्रल कहाँ थी, सदर्न स्लोप्स ऑफ एल्प्स में, पर फोइन कहाँ है, नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ एल्प्स में, ठीक है। और ये कौन सी एयर है, हॉट एयर है। मिस्ट्रल कौन सी थी, कोल्ड एयर थी। और इसे आइस हीटर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आइस हीटर, क्योंकि जब भी ये चलती है तो पूरी बर्फ को पिघला देती है, ठीक है। पिघलाएगी कब, अगर वो गर्म हवा होगी तभी पिघलाएगी, ठीक है। अब तीसरी हमारी बोरा, ये हमारी कौन सी विंड है, कोल्ड और ड्राई विंड है जी। और ये चलती है ईस्टर्न शोर ऑफ एड्रियाटिक सी। देखिए ये आपको याद करनी पड़ेंगी, कॉन्टिनेंट वाइज याद करिए इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है, याद हो जाती है आराम से। हमारी आगे यूरोप की विंड है लेवेंटर, ठीक है। ये कौन सी है, मॉइस्ट एंड डैम्प विंड, हॉट है ये भी, ठीक है। और इस सदर्न स्पेन और स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर यहां पे चलती है, याद रखेंगे इसे।
देखिए अगर आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करेंगे, वहां पे मैं इस क्लास के नोट्स को आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं बाद में। देखिए आगे हमारे साउथ अमेरिका में कौन कौन सी विंड्स चलती हैं, तो वो चलती है अर्जेंटीना में कौन सी विंड चलती है, पेम्पीरो, ठीक है, ये वो आपकी कोल्ड विंड है जी, ठीक है। और एक अब ज़्यादा एक्टिव होती है विंटर्स में, अगर कोल्ड है तो विंटर्स में ही चलेगी, ठीक है। साउथ अमेरिका की है पेम्पीरो, याद रखेंगे। एक ही थी साउथ अमेरिका में, अब आगे है अफ्रीका में, ठीक है। सिरोक्को, सिरोक्को कहाँ पे चलती है, मोरक्को में, ओके। मोरक्को याद होगा, फुटबॉल की बहुत अच्छी टीम है, ठीक है। ये क्या करती है सिरोक्को विंड हमारी, कैरी रेड सैंड पार्टिकल्स फ्रॉम सहारा डेजर्ट, ठीक है। सहारा डेजर्ट से रेड सैंड पार्टिकल्स को कैरी करती है, ठीक है। और वो उसकी वजह से क्या होता है, रेड कलर की रेनफॉल होती है, और वो उसे क्या बोलते हैं, ब्लड रेन, क्योंकि हवा ही हमारी रेनफॉल लाती है ना, जैसे मॉनसून इंडिया में ला रहा है रेनफॉल, ठीक है। तो मॉनसून असल में क्या है, एक विंड है, ओके। अब देखिए ये रेड सैंड पार्टिकल्स को कैरी करेगी और रेनफॉल करेगी, उसे क्या बोलते हैं, ब्लड रेन भी बोलते हैं। तो ब्लड रेन कौन सी हमारी हवा करती है, सिरोक्को, और वो कहाँ चलती है, मोरक्को में। और ये क्या करती है, सारे एग्रीकल्चर और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है वहां पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी हम हर्मेटन विंड। देखिए इसे क्या बोलते हैं, हॉट विंड है, और इसे डॉक्टर विंड भी बोलते हैं साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है हर्मेटन विंड। देखिए डॉक्टर का नाम ही लग रहा है ना वैसे, हर्मेटन, ठीक है। तो ये गिनिया कोस्ट पे चलती है अफ्रीका में, आपको पता होना चाहिए गिनिया कोस्ट कहाँ है, ठीक है। मैप में जरूर से देखेंगे, अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखिए खामसिन विंड, ये बहुत जरूरी है, इजिप्ट में चलती है। इजिप्ट की कैपिटल क्या है, कायरो, ठीक है। इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, और ये ड्राई और वार्म विंड है। अब देखिए अफ्रीका में जितने भी विंड्स हैं ना, वो सारी ड्राई या हॉट हैं, ठीक है, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही वैसा है, ओके। वो गर्म कॉन्टिनेंट है एक तरह से, ठीक है, मैक्सिमम। तो चलिए नेक्स्ट विंड देखते हैं हम। आगे हमारी हैबूब विंड, ठीक है, ये सूडान में चलती है। सूडान अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है, और इसकी कैपिटल है खार्तूम, ठीक है। और इजिप्ट हमारी कौन सी कंट्रीज है, सॉरी इजिप्ट हमारी, आप मैप में चेक करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे, या इजिप्ट हमारी जो है वो क्या कोस्टल कंट्री है या लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। सूडान के बारे में बताएंगे कोस्टल है या लैंडलॉक है, ओके। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए हॉट एंड ड्राई है, और ये नॉन डायरेक्शनल विंड है हमारी हैबूब विंड, कभी किसी डायरेक्शन से आ जाएगी, कभी कहाँ से आ जाएगी, इस तरह से इसका मतलब हुआ ये। अब देखिए आगे हमारी लास्ट विंड अफ्रीका की बर्ग, वो साउथ अफ्रीका में चलती है, ठीक है। क्रिकेट सभी देखते होंगे तो वो समझ जाएंगे कि साउथ अफ्रीका जब भी खेलेगी तो वहां पे कौन सी विंड चलती है, याद रखेंगे बर्ग विंड, ठीक है। अब देखिए एशिया में कौन कौन सी विंड चलती हैं, 3 विंड्स चलती हैं। पहली हमारी बुरान विंड जो कोल्ड विंड है जी, वो चलती है रशिया और सेंट्रल साइबेरिया में, ठीक है। एक हमारी करंट भी आती है, कौन सी करंट आती है, ओशियनिक करंट, जो रशिया का एक पोर्ट है, उसको कौन सा पोर्ट है वो भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जिसे 12 महीने चला रखती है वो, ठीक है। बुरान विंड है, एक्सट्रीमली कोल्ड है, याद रखेंगे। दूसरी है लू, लू हमारे इंडिया में चलती है, और कहाँ से ओरिजिनेट होती है, थार डेजर्ट से होती है, जो कि हॉट विंड है और इंडिया में चलती है। इसके बारे में सभी को पता होगा लू के बारे में। चलिए नेक्स्ट है हमारी सीमूम। सीमूम एक हॉट एयर है, ठीक है। रशिया में सिर्फ एक ही चलती है कोल्ड एयर, वो कौन सी बताई मैंने आपको, ये देखिए बुरान, ठीक है। और बाकी सीमूम और लू जो आपकी वो हॉट एयर है, और ये चलती है अरेबियन डेजर्ट में, ओके। ओरिजिनेट्स फ्रॉम अरेबियन डेजर्ट, इराक ईरान साइड, ओके। अब देखिए अब देखेंगे नॉर्थ अमेरिका की विंड्स को, बहुत इंपॉर्टेंट विंड है चिनूक विंड। चिनूक हमारा क्या है, हेलीकॉप्टर भी है एक, ओके। रॉकी माउंटेन्स में चलती है ये, ओके। तो विच इज ब्लोइंग इन रॉकी माउंटेन्स इन लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, याद रखेंगे लीवर्ड साइड पे होती है। अब रेन बेयरिंग जोन लीवर्ड साइड, और दूसरा मैं आपको बताऊंगा, ये आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक को आगे हम, ठीक है। रेनफॉल के टॉपिक में आएगा ये। और देखिए ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ रॉकी माउंटेन्स में चलती है ये, याद रखेंगे ईस्टर्न स्लोप्स हैं, ओके। बेनिफिट्स एग्रीकल्चर, जब भी ये चलती है तो बेनिफिट होता है एग्रीकल्चर के लिए। कहाँ पे है ये, देखिए प्रेरीज आपने सुना होगा, ठीक है, प्रेरीज, ओके। तो वहां पे चलती है ये। प्रेरीज को क्या बोलते हैं, व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ओके। स्नो ईटर बोला जाता है, जब भी चलती सारी बर्फ को पिघला देती है जी। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी लोकल विंड्स में नॉर्थ अमेरिका की। नदरन सेंटाना, सेंटा क्लॉज अमेरिका का, ठीक है, याद रख लेंगे इस तरह से। ड्राई और वार्म विंड है ये, और ब्लोइंग इन सेंटाना वैली ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, ओके, कैलिफोर्निया में चलती है ये। नेक्स्ट है आपकी ब्लिजार्ड, ओके। ब्लिजार्ड देखिए नाम ही कुछ वैसा है कि बहुत खतरनाक विंड होगी ब्लिजार्ड, ओके। तो कोल्ड वायलेंट पाउडरी पोलर विंड्स हैं, ठीक है, पोल से चलती है। प्रेवलेंट इन नॉर्थ एंड साउथ पोलर रीजन्स ऑफ कनाडा, यूएसए, साइबेरिया, इन जगह पे चलती है ये।
नेक्स्ट है आपके ऑस्ट्रेलिया की जी। कौन कौन सी ऑस्ट्रेलिया में? ब्रिक फील्डर विंड। ऑस्ट्रेलिया के फील्डर बहुत अच्छे होते हैं क्रिकेट में, ठीक है, तो उस तरह से रख लेंगे। ब्रिक फील्डर विंड, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट ऑफ सदर्न ऑस्ट्रेलिया। ओके, और अक्कर्स इन समर सीजन, अगर हॉट है तो समर सीजन में चलेगी, और इट ब्लोज इन कोस्टल रीजन ऑफ द साउथ। ओके, अब देखिए एक और है ऑस्ट्रेलिया की, सदर्न बस्टर। ओके, कोल्ड विंड है, बस्ट कर देती है सब कुछ, ठीक है, तो कोल्ड विंड आ गई है ऑस्ट्रेलिया की एक और। अब देखिए पीवाई की हुई है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चिनूक विंड्स इज नॉट करेक्ट। जो सही नहीं है चिनूक बारे में, ठीक है, दीज आर लोकल विंड्स। देखिए दूसरी स्टेटमेंट है, दे डिसेंड अलोंग द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द रॉकी माउंटेन्स इन द मिड लैटिट्यूड्स। अब देखिए दे ब्रिंग लॉट ऑफ रेन्स विद देम। अब देखिए दे बेनिफिट एग्रीकल्चर। अब देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हमसे पूछा है नॉट करेक्ट, ठीक है। देखिए लोकल विंड तो है, ये सही है हमारी स्टेटमेंट। अब देखिए बेनिफिट करती है एग्रीकल्चर को, ये भी हमने पढ़ा, और ईस्टर्न स्लोप्स पे चलती ये भी हमने पढ़ा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा नॉट करेक्ट के हिसाब से, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा। अब देखिए लॉट्स ऑफ रेन्स, मतलब बड़ी ज़्यादा ही रेन ले आएगी तो वो बेनिफिट को नहीं करेगी एग्रीकल्चर को, ठीक है। चलिए आगे देखिए कुछ डेफिनेशंस है। ह्यूमिडिटी क्या होता है? जेनेरिक टर्म टू रेफर टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, उस चीज़ को बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। वाटर वेपर कितने हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। और एक होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और एक होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखेंगे इट्स द एक्चुअल वेट ऑफ द वाटर वेपर, ग्राम्स में देखना है वेट, ठीक है, प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। दिस गिव्स अस एन एस्टिमेट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कितने वाटर वेपर हैं हमारे, ठीक है, देखना है प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर में। ओके, वो हमारा होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। देखो ज़्यादा वो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, पर पढ़ लेंगे, उतना कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन यहाँ से। अब देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी में जो होता है वो परसेंटेज में होता है, और एब्सोल्यूट में होता है जो एक्चुअल वैल्यू होती है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये क्वेश्चन आया था वैसे 2024 में आया था किसी एग्जाम में, आई थिंक CDS में आया था। देखिए आगे एक और देखिए, सैचुरेशन क्या होता है? व्हेन एयर इज इनकेपेबल ऑफ होल्डिंग एनी एडिशनल मॉइस्चर। देखिए सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ गया, अब इसके आगे मैं नहीं कर सकता। ओके, उसी तरह जब एयर मॉइस्चर को होल्ड करने में क्या हो जाए, असमर्थ हो जाए वो और ना कर पाए होल्ड, तो उसे बोलते हैं सैचुरेशन। एक होता है हमारा ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन अक्कर, जब सैचुरेशन अक्कर होती है, जब सैचुरेशन होती है तो उसे बोल देते हैं ड्यू पॉइंट, ठीक है। और कंडेंसेशन टेक्स प्लेस व्हेन द ड्यू पॉइंट इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट एज वेल एज हाइयर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। जब लोअर हो जाएगी किससे? ड्यू पॉइंट से, या फिर हाइयर हो जाएगी ड्यू पॉइंट से, तो कंडेंसेशन होती है। ओके, जब ड्यू पॉइंट इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, जब ड्यू पॉइंट लोअर हो जाए फ्रीजिंग पॉइंट से तब कंडेंसेशन होती है, या फिर हाइयर हो जाए फ्रीजिंग पॉइंट से तब कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन तो सबको पता ही होगा। देखिए कंडेंसेशन, द वाटर वेपर और द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर टेक्स वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड क्लाउड्स। ओके, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ड्यू के लिए क्या क्या चाहिए? आइडियल कंडीशंस क्या होनी चाहिए? क्लियर स्काई हो, काम एयर हो, और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, एंड कोल्ड लॉन्ग नाइट्स हो। ये जरूर से याद रखेंगे ड्यू के लिए आइडियल कंडीशंस कौन कौन सी हैं। साफ मौसम हो सबसे पहले, क्लियर स्काई, काम एयर हो, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, और कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स हो। ओके, व्हेन द मॉइस्चर इज deposited in the form of water droplets on cooler surfaces of solid objects rather than nuclei in air above the surface such as stones, grass blades and plants, leaves it known as dew. Okay, देखिए frost क्या होता है? the ideal conditions for the formation of white frost are the same as for the formation of dew. इसकी भी सेम आइडियल कंडीशंस होती हैं, याद रखेंगे। ओके, और fog and mist के लिए when the temperature of an air mass containing large quantity of water vapor फॉल्स ऑन ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। देख लेंगे इसको भी, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, देखिए सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। देखिए दिन के टाइम में क्या होता है? सी ब्रीज चलती है सी टू लैंड। अब इस चीज़ को याद कैसे करना है आपने, मैं अभी बताऊंगा आपको। और नाइट के टाइम पे क्या होता है? लैंड ब्रीज चलती है लैंड टू सी। अब देखिए मैंने एक चीज़ बताई थी, जहां से हवा चलती है उसका नाम वहीं से होता है। अगर ईस्ट टू वेस्ट चल रही है तो क्या होगा? ईस्टर्ली, और वेस्ट टू ईस्ट चल रही है तो क्या होगा उसका? वेस्टर्ली। ओके, अब जैसे सी टू लैंड चल रही है तो सी बोल दिया सी ब्रीज, और लैंड टू सी चल रही है तो लैंड ब्रीज बोल दिया। अब ये चलती क्यों है? देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। वाटर का एक नेचर होता है, क्या नेचर होता है? कि वो
गर्म भी लेट होता है और ठंडा भी लेट होता है, पर लैंड का भी एक नेचर होता है, लैंड वाटर से जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। अगर कोई चीज़ जल्दी गर्म हो रही है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ओके, और लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो हवा कहाँ से चलती है, मान लीजिए यहाँ दिन का टाइम है, सूरज पूरी गर्मी है, ठीक है, तो लैंड गर्म हो गया आपका, वाटर टाइम लेगा गर्म करने के लिए, तो लैंड के कंपैरेटिवली वाटर क्या होगा, ठंडा होगा, तो यहाँ क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। और हवा कहाँ से चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, ठीक है, तो सी से लैंड की तरफ को चलेगी हवा, तो क्या हो जाएगा, सी ब्रीज हो जाएगी। बस इतना ही है इधर, ठीक है। और इसका अपोजिट लैंड ब्रीज हो जाएगा। देखिए रात के टाइम पे क्या होगा आपका, लैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा, ज़्यादा गर्म होगा अभी भी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा आपका। तो हाई टू लो चलेगी हवा, ठीक है, हाई टू लो चलेगी तो उसे क्या बोल देंगे, लैंड ब्रीज बोल देंगे। हाई टू लो मतलब लैंड टू सी चलेगी तो लैंड ब्रीज हो गया वो। ओके, बस यही था इधर। अब देखिए एक होता है वैली एंड माउंटेन ब्रीजेज। ओके, अब देखिए ये भी पहले आपको बता देता हूं मैं। अब देखिए दिन में क्या होता है, वैली टू माउंटेन, जब वैली से माउंटेन की तरफ को चलती है विंड तो उसे बोलते हैं एनाबैटिक विंड। और नाइट के टाइम पे क्या होता है, माउंटेन टू वैली, उसे बोलते हैं कैटाबैटिक विंड। याद रखेंगे इन टर्म्स को। अब देखिए कैसे चलती है ये भी बताता हूं आपको। अब देखिए दिन का टाइम है, ऊपर पहाड़ का हिस्सा क्या हो रखा होगा, गर्म हो रखा, क्योंकि सन की रेस पड़ रही है, पर नीचे क्या हो रखा, वैली में सन की रेस दूर से आ रही है ना, तो वो ठंडा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर, यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर। तो हाई टू लो चलेगी जब, तो क्या हो जाएगा, उसे क्या बोल देंगे, वैली टू माउंटेन को एनाबैटिक विंड, और इसका उल्टा हो जाएगा कैटाबैटिक, जो नाइट के टाइम पे होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक और टॉपिक समझा देता हूँ, वो भी इंक्लूड नहीं किया स्लाइड्स में यार। देखिए सबसे पहले आप याद रखेंगे ये हमारा सन है, ठीक है। जब भी यहां से रेज आएंगी तो वो कौन सी आती हैं, शॉर्ट वेव्स आती हैं, याद रखेंगे शॉर्ट वेव्स, ठीक है। सन से जो रेज आती हैं वो शॉर्ट वेव्स होती हैं। और मान लीजिए यहाँ पे लैंड है हमारा, ये इधर ग्रीन हाउस हमने लगा रखा, सॉरी वो क्या होता है यार, क्रॉप्स के लिए ग्रीन हाउस वाला वो होता है, ठीक है, जो बेमौसमी क्रॉप्स को उगाता है, ठीक है, वो लगा रखा है, शीट लगा रखी है, वो वाइट सी शीट होती है ना। देखिए सन की रेज आ रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट वेव्स आ रही हैं वो, तो यहाँ पे वो क्या कर लेंगे, उसको ट्रैप कर लेंगी, ठीक है। जब वो यहाँ पे टच करेंगे तो वो लॉन्ग वेव्स की तरफ वापस जाने की कोशिश करेंगी, पर लॉन्ग वेव्स जो होती हैं वो ट्रैप कर जाएंगी यहाँ पे। ओके, जो हमारी शॉर्ट वेव्स होंगी वो तो पास हो जाएंगी यहाँ से, सन से तो दोनों आएंगी, सॉरी, ठीक है, सन से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आएंगी। जो लॉन्ग वेव्स होंगी वो यहाँ ट्रैप हो जाएंगी और शॉर्ट वेव्स चली जाएंगी। जो लॉन्ग वेव ट्रैप होगी उसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो सन से रेज आती है उन्हें इंसोलेशन भी बोलते हैं। ओके, और जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, जो सन से रेज रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस भी बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, ठीक है। अब एक और चीज आपको बताता हूं मैं। अब देखिए एयर से आपका क्या बनता है, वाटर से क्या बनता है, और लैंड से क्या बनता है। देखिए एयर से आपका बनता है एटमॉस्फेयर, वाटर से बनता है हाइड्रोस्फेयर, लैंड से बनता है लिथोस्फेयर जी, ठीक है। और जो इन तीनों से मिलके बनता है उसे क्या बोलते हैं, बायोस्फेयर, बायोस्फेयर, याद रखेंगे ये टर्म्स भी, ठीक है। चलिए एक और चीज आपको लास्ट बता दूं, कंपोजिशंस ऑफ गैसेस, अर्थ में कितनी तरह की गैसेस हैं और कितनी परसेंटेज में है, वो भी याद करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आता है उधर से भी, यही बता देता हूं मैं आपको। सबसे ज्यादा है हमारी N2, ठीक है, उसके बाद आएगा O2, उसके बाद कौन सी है, आर्गन है जी, ठीक है, उसके बाद CO2 है, उसके बाद नियॉन है, उसके बाद क्रिप्टन है जी, ठीक है, उसके बाद हीलियम है, उसके बाद ज़ेनन है, और लास्ट में हमारी हाइड्रोजन जी, ठीक है। अब देखिए ये आपको याद रखना है, किस तरह से याद रखेंगे, मैं एक ट्रिक बता देता हूं इसकी भी आपको। देखिए ये तो सबको पता है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन है, ठीक है, ये तो सबको पता होगा कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आर्गन है, उसके बाद CO2 है, यहाँ तक सबको पता है। इसके बाद मैं ट्रिक बता देता हूँ, यहाँ ही कन्फ्यूज़ होते हैं आप, NKHXH,
ये याद रखना है आपने, नियॉन, क्रिप्टन, हीलियम, ज़ेनन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लास्ट में। अब एक क्वेश्चन है आपसे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, चलिए मैं ही बता देता हूँ उसको। ऐसी कौन सी आपकी नोबल गैस है जो एटमॉस्फेयर में नहीं है? रेडॉन। ठीक है, रेडॉन आपने कहीं नहीं पढ़ा, वो हमारी नोबल गैस है जो एटमॉस्फेयर में नहीं है। चलिए अब करते हैं लेयर्स ऑफ अर्थ ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, सबसे पहले हमारी ट्रोपोस्फेयर जी, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मीजोस्फेयर, फिर है थर्मो और फिर है एक्सोस्फेयर। अब देखिए जो हमारी ट्रोपोस्फेयर है उसमें क्या है, व्हेन टेम्परेचर स्टॉप्स डिक्रीजिंग देन इट इज कॉल्ड एज ट्रोपोपॉज। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ को जाते हैं ट्रोपोस्फेयर में तो क्या होता है, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करने लगता है। ओके, जैसे ऊपर की तरफ को जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ठीक है, जब वो डिक्रीज करना बंद कर देता है तो उसे बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है, हमारे सारे क्लाउड्स सब कुछ, मौसम चेंज होता है, वो सारा कुछ होता है ट्रोपोस्फेयर में। ओके, और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, व्हेन टेम्परेचर स्टॉप्स इंक्रीजिंग इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटोपॉज। देखिए स्ट्रेटोस्फेयर में जो होता है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ को जाओगे टेम्परेचर आपका इंक्रीज करने लगता है। ओके, और स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे क्या क्या होता है, ओजोन लेयर होती है, एरोप्लेन भी यहीं फ्लाई करते हैं और काम जोन बोलते हैं इसको स्ट्रेटोस्फेयर को। अब देखिए एरोप्लेन क्यों फ्लाई करते हैं, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि मौसम बदलता रहता है। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर में आपके क्लाउड्स नहीं होते हैं तो साफ होता है, इसी तरह स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे एरोप्लेन फ्लाई करते हैं। ओके, चलिए यूनिट ऑफ ओजोन क्या है, डॉब्सन। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ओजोन लेयर के लिए कौन सा प्रोटोकॉल साइन किया गया था। ठीक है, अब देखिए मीजोस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, जहां पे मीटियोर्स बर्न होते हैं और ये सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। अब देखिए यहाँ पे नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स भी मिलते हैं हमें। ठीक है, नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स मतलब चमकीले क्लाउड्स, वो वाले। ओके, डॉब्सन इसकी यूनिट होती है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ को जाओगे इस लेयर में टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, एक ही बात है, इनके नाम एक ही हैं। ओके, अब ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट लेयर है और देयर आर आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो कम्युनिकेशन। ओके, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे आयंस होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इस लेयर में पाए जाते हैं वो। और एक्सोस्फेयर में क्या होता है, वैन एलेंस बेल्ट होती है, जो मैग्नेटिक लाइंस जो सराउंड करती हैं अर्थ को, वो मिलती है यहाँ पे एक्सोस्फेयर में। ओके, और यहाँ देखिए सबसे पहले थी हमारी ट्रोपोस्फेयर जी। ठीक है, अब जैसे इधर ऊपर को जाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। फिर थी हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, ऊपर को जाओगे तो टेम्परेचर क्या करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा। फिर आपकी मीजोस्फेयर, ऊपर की तरफ को जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। फिर थी हमारी कौन सी, आयनो या थर्मोस्फेयर। ठीक है, ऊपर की तरफ को जाओगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। और एक्सोस्फेयर। ठीक है, चलिए अब देखिए लेयर्स इन एटमॉस्फेयर यही है। ठीक है, इक्वेटर पे क्या होता है, हाइट ऑफ ट्रोपोपॉज कितनी होती है, 18 से 20 किलोमीटर, पर ये पोल्स पे जाके कम हो जाती है, कितनी होती है, 9 से 10 किलोमीटर, ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट। कन्वेक्शनल करंट कौन सी बताई थी मैंने, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है, उसे बोलते हैं कन्वेक्शनल। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल मैंने बताया था एडवेक्शन। अब देखिए एक बात याद रखेंगे, अगर आपसे एवरेज हाइट पूछा जाए पूरी अर्थ की ट्रोपोपॉज की तो वो कितनी है, 13 किलोमीटर, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, ऑरोरा क्या होता है, ऑरा नहीं ऑरोरा। ठीक है, ये नेचुरल फिनोमिना है और पोलर लाइट्स है, उन्हें बोलते हैं ऑरोरा। और नॉर्थ पोल में इनका क्या नाम है, ऑरोरा बोरियलिस। और साउथ पोल में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिया साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, तो उस तरह से रख लेंगे, ऑस्ट्रेलिस और बोरियलिस। फॉर ऑरोरा, ऑरोरा होने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है। ठीक है, अर्थ के अलावा किन किन प्लैनेट्स में ये देखा जाता है ऑरोरा, वो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, जो बेसिकली गैसियस प्लैनेट्स हैं हमारे, उनमें देखा जाता है ये। प्लैनेट्स के बारे में भी करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, जो जियोमॉर्फोलॉजी में इंक्लूड कर लेंगे इनको, क्योंकि वो छोटे टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी, कुछ उतना बड़ा टॉपिक नहीं है। चलिए एल्बिडो क्या होता है आपका, जब सन रे रिफ्लेक्ट होती है उसे बोलते हैं एल्बिडो। देखिए सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका होता है, फ्रेश स्नो का। और ये ऑर्डर याद रख लेंगे, सबसे पहले होता है स्नो, फिर सैंड, फिर डेजर्ट, फिर ग्रास, फिर ओशियन और फिर सॉइल। ठीक है, सॉइल का सबसे लोएस्ट होता है। ठीक है, H2DGOS याद रख लेंगे। ओके, ये ऑर्डर है इसका। देखिए ये जरूर से याद रखने होते हैं आपको, ऑर्डर्स वगैरह ये पूछते हैं। अब देखिए क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे हम, मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे समझा देता हूँ क्लाउड्स के बारे में। देखिए क्लाउड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लाउड्स आपके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं शेप बेस्ड और एक होते हैं हाइट बेस्ड। ठीक है, एक होते हैं शेप बेस्ड, एक होते हैं हाइट बेस्ड।
देखिए शेप पे कौन कौन से होते हैं हमारे, दो तरह के, और हाइट पे भी दो तरह के होते हैं। देखिए शेप बेस होते हैं स्ट्रेटस और दूसरे होते हैं क्यूमुलस, ठीक है। और हाइट बेस्ड कौन कौन से होते हैं हमारे, ऑल्टो और सिर्रस। ओके, ये हमारे हाइट बेस्ड होते हैं। अब देखिए आपने क्या याद रखना है कि स्ट्रेटस जो होते हैं वो लेयर लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। ओके, लेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्यूमुलस का कैसा स्ट्रक्चर होता है, फैला हुआ होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब हीप ऑफ द बॉटम। याद रखेंगे इसको, ठीक है। जो सारी राम कहानी वहां लिखी है वो मैंने आपको यहीं समझा दी, ठीक है। और ये स्ट्रेटस जो आपको याद रखना है, एक और चीज इसके बारे में, हाई फॉग एंड लो सीलिंग, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए इसके बारे में देखते हैं अभी अल्टो के बारे में। अब देखिए अल्टो किसके पास होती है, मिडिल क्लास आदमी के पास होती है ना, तो मीडियम हाइट पे होते हैं अब अल्टो हमारे। ओके, मीडियम हाइट, इस तरह से याद रख लेंगे। और सिर्रस के बारे में क्या याद रखना है आपको कि ये हाई क्लाउड्स होते हैं। सबसे ज़्यादा हाइट पे कौन से होते हैं, सिर्रस होते हैं, ठीक है, हाई क्लाउड। ओके, याद रखेंगे जी। और जिस भी क्लाउड में आपका क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, निम्बस। निम्बस बोलेंगे जिसके पास क्या होगा, क्लाउड विच है वाटर, जो बारिश करेगा वो निम्बस क्लाउड्स होंगे। ओके, अब देखिए समझते हैं। तो अब मैंने ये बेसिक आपको सारा समझा दिया जो वहां लिखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्लाउड्स इज अ मास ऑफ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स और टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन फ्री एयर एट कंसिडरेबल हाइट। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं अभी। अकॉर्डिंग टू देयर हाइट एंड शेप क्लाउड्स आर ग्रुप्ड अंडर 4 टाइप्स। मैंने आपको बता दिया इनका। ओके, कि सिर्रस क्लाउड्स कौन से होते हैं आपके, हाई एल्टीट्यूड्स पे होते हैं। सबसे ज़्यादा हाई कौन से होते हैं, सिर्रस होते हैं। क्यूमुलस भी बता दिया, हीप और अ पाइल ऑफ अ कॉटन मास, ठीक है। फ्लैट बेस होता है क्यूमुलस का। स्ट्रेटस भी मैंने आपको बता दिया, लेड क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, लार्ज पोर्शन ऑफ द स्काई। ओके, जब भी आपका अल्टो वर्ड आ जाएगा ना तो मतलब वो मीडियम हाइट के, जैसे अल्टो स्ट्रेटस, अल्टो क्यूमुलस, ठीक है। और निम्बस इट इज यूज्ड एन एडजेक्टिव टू द अबव क्लाउड्स टू इंडिकेट दैट दीज क्लाउड्स आर ब्लैक और ग्रे सुजेस्टिंग दे आर रेन बियरिंग। मैंने बताया जब भी पानी होगा तो उसे बोलेंगे निम्बस क्लाउड्स, ठीक है। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 बेसिक टाइप्स कैन गिव राइज टू फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। अब देखिए हाई क्लाउड्स कौन कौन से होंगे, जब भी सिर्रस आपका लगा होगा ना तो वो हाई क्लाउड्स ही होंगे, मैंने आपको बताया, ठीक है। जब सिर्रस हो अकेला, सिर्रो स्ट्रेटस हो, सिर्रो क्यूमुलस हो, ठीक है। मिडिल क्लाउड्स जब भी आपका अल्टो लगा होगा तो मिडिल क्लाउड्स ही होंगे। और लो क्लाउड्स जब भी स्ट्रेटस, निम्बस, ठीक है, जब भी स्ट्रेटस लगा होगा तो वो लो क्लाउड्स होंगे। ओके, अब लॉन्ग ड्यूरेशन और रेनफॉल क्लाउड और क्लाउड्स विद एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट बोलते हैं क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड आपके थंडरस्टॉर्म होते हैं, ठीक है, थंडरस्टॉर्मिंग करते हैं, बिजली गरजती है, वैसा कुछ होता है क्यूमुलोनिम्बस में। ये क्वेश्चन आया भी था आपको, बहुत बार आया है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जब होते हैं तो किस तरह का रेनफॉल होता है, क्या कुछ होता है, तो थंडरस्टॉर्म होते हैं। ओके, और लॉन्ग ड्यूरेशन वाले होते हैं क्यूमुलस। ओके, याद रखेंगे। चलिए इस तरह से होते हैं क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है। ये सिर्रो क्यूमुलस, सिर्रो सबसे हाइट पे होते हैं, ठीक है। सिर्रो स्ट्रेटस, सिर्रस, जहां भी सिर्रस लिखा है वो हाइट में है ना। अल्टो कहाँ है, मीडियम जैसी हाइट पे। निम्बो स्ट्रेटस बारिश वाले, देखिए बारिश हो रही है, ठीक है। क्यूमुलस ये आपके स्ट्रेटो क्यूमुलस हो गए। ओके, स्ट्रेटस मैंने बताया, स्ट्रेटस लो हाइट पे होते हैं जनरली। अब देखिए रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे, अब खत्म ही होने वाला है हमारा टॉपिक, कुछ ज़्यादा वो नहीं बचा। अब देखिए ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, कन्वेक्शनल होती है और साइक्लोनिक होती है। 3 तरह की रेनफॉल होती है। ओरो का मतलब होता है माउंटेन, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है ये। अब देखिए इस तरह से होता है कुछ ओरोग्राफिक रेनफॉल। मैं समझाता हूँ इसे किस तरह से होता है ये। जब भी आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल होगी ना तो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी बताई थी मैंने, 100%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में होती है और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एब्सोल्यूट नंबर्स में होती है। ओके, अगर आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% होगी, ठीक है, तब आपकी बारिश हो जाती है। अब देखिए मान लीजिए इधर से क्लाउड्स आ रहे हैं। ओके, ये पूरा पहाड़ खड़ा है यहाँ पे, इधर से क्लाउड्स आ रहे हैं तो ये पूरे क्लाउड्स को यहीं रोक लेंगे, ठीक है, उस तरफ जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो सारी बारिश जो होगी वो इस साइड हो जाएगी आपकी और इस साइड बारिश नहीं होगी। क्यों, क्योंकि पहाड़ ने सारे क्लाउड्स को रोक लिया। जिस साइड बारिश होगी उसे क्या बोलेंगे, विंडवर्ड साइड, ठीक है, विंडवर्ड साइड, या फिर रेन बेयरिंग जोन, रेन बेयरिंग जोन।
और जिस साइड बारिश नहीं होगी उधर को क्या बोलेंगे, लीवर्ड साइड या रिलीफ रेनफॉल। ठीक है, अब लीवर्ड को कैसे याद रखेंगे, लो रेनफॉल मतलब लीवर्ड, लो मतलब लीवर्ड। ठीक है, जब कम बारिश हो या हो ही नहीं। ठीक है, इस तरह से होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरो का मतलब होता है माउंटेन। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो 100%, और कौन से क्लाउड्स करते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म्स होते हैं यहाँ पे। देखिए निम्बस जब भी आए तो मतलब बारिश वाले हैं। ठीक है, और इट अकर्स व्हेन वार्म एंड ह्यूमिड एयर स्ट्राइक लैंडफॉर्म बैरियर सच एज माउंटेन रेंजेस एंड आर फोर्स्ड टू राइज। ये मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। अब देखिए साइक्लोनिक और फ्रंटल प्रेसिपिटेशन। ठीक है, देखिए इस स्लाइड को शायद ये थोड़ी आगे पीछे हो गई स्लाइड्स, पहले हम पढ़ेंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, इसको उधर भी चलते हैं, कोई नहीं। देखिए कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है, इट इज काउज्ड बाय कन्वेक्शनल असेंट ऑफ अ वार्म एंड ह्यूमिड एयर एट टू ग्रेटर हाइट्स, मोस्ट ऑफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। देखिए मैं समझाता हूँ अभी इसको। कन्वेक्शनल रेनफॉल ज्यादातर कहाँ होगी आपके, या तो इक्वेटर पे होगी या तो ट्रॉपिकल एरियाज में होगी। मैंने आपको बता दिया ट्रॉपिकल एरिया और इक्वेटर क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड से समझते हैं। देखिए इक्वेटर या ट्रॉपिकल एरियाज पे होगी आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर होती है और ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट्स होता है वाटर का। ओके, और यहाँ पे बिग क्लाउड्स बनते हैं, कौन से, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म्स रिलेटेड टू थंडरिंग एंड लाइटनिंग। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। एक और चीज़ है, मैं आपको शायद बताना भूल गया होना। देखिए क्या चीज़ है वो, ये तो मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूड से क्या होता है और लॉन्गिट्यूड से क्या होता है। क्या होता है, देखिए लैटिट्यूड से हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड से टाइम चेंज होता है। पर टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन किसे बोलते हैं, टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन किसे बोलते हैं जी, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, टॉरिड या ट्रॉपिकल जोन। ओके, टेम्परेट जोन किसे बोलते हैं, आगे साइक्लोन्स के नाम भी हैं इस पे। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट जोन किसे बोलते हैं, जो इनसे ऊपर होते हैं। देखिए 23.5 से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब देखिए ये नॉर्थ में भी यही है और साउथ में भी यही है, सेम ही है। ठीक है, और जो एरिया बच गया आपका उसे बोलते हैं फ्रीजिड जोन। ठीक है, फ्रीजिड जोन 66.5 से 90 डिग्री नॉर्थ तक या साउथ तक। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ओके, यही है आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल। यही राम कहानी को लिख के सारा मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे। ओके, और आपको समझा भी दिया। अब देखिए आर्टिफिशियल रेन किसे बोलते हैं, जब क्लाउड सीडिंग करी जाती है। ठीक है, क्लाउड्स के ऊपर सीडिंग करी जाती है प्लेन से, उसे क्या छिड़का जाता है, सिल्वर आयोडाइड छिड़का जाता है उसके ऊपर। ठीक है, सबसे पहले कहाँ गया था ये, ट्राइड किया गया था ये बीजिंग में, ओलंपिक्स में। ओके, जो चाइना में है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग। और ये इंडिया में सबसे पहले कहाँ ट्राई किया गया था, विदर्भा, महाराष्ट्र में है जो। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी, कंसेप्ट ऑफ एयर मास फ्रंट्स एंड साइक्लोन्स। चलिए देखते हैं क्या क्या होते हैं ये। देखिए एयर मास का कंसेप्ट क्या है, व्हेन एयर रिमेन्स फॉर अ सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम ओवर होमोजीनियस एरिया। होमोजीनियस एरिया का क्या मतलब है, प्लेन एरिया जहां कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ना पहाड़ है ना घर है ज़्यादा। ठीक है, वो होता है होमोजीनियस एरिया। द एरिया कैन बी वास्ट प्लेन्स और ओशियंस वेयर ओनली लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशंस अकर इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। वही मैंने आपको बताया। ठीक है, और होमोजीनियस रीजन्स ओवर विच एयर मास फॉर्म्स आर सोर्स रीजन्स। अभी बताता हूँ इसको आई होप आपको समझ नहीं आया होगा। अब देखिए सबसे पहले फ्रंट के बारे में समझो। जब दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास मीट करेंगे, ठीक है, इधर से कोल्ड आया इधर से हॉट आया, ठीक है, तो उसे बोलेंगे फ्रंट। ओके, अब मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस, ये बेसिकली एयर ही है। ठीक है, फ्रंट। तो क्या होगा, टेम्परेट जोन्स गिव्स बर्थ टू टेम्परेट साइक्लोन्स। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, साइक्लोन्स हो जाएंगे। देखिए अब इंडिया में तो मानसून आता है, विंड होती है मानसून। ठीक है, अब कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पे मानसून नहीं आता है, तो वहां बारिश कैसे होगी, फ्रंट्स की वजह से होगी। ठीक है, जब एक तरफ से गर्म हवा मिल रही है, एक तरफ से ठंडी हवा मिल रही है, तो वो ऊपर को उठेगी गर्म हवा। ठीक है, ठंडी हवा से ऊपर को उठा देगी ना, लो प्रेशर बन जाएगा गर्म हवा का, तो वो ऊपर को उठेगी। तो उस वजह से कुछ रीजंस होते हैं, उस वजह से बारिश होती है। कई बार टेम्परेट साइक्लोन्स भी बनते हैं, आगे समझेंगे हम। ठीक है, इन ईच केस प्रेसिपिटेशन इज लाइकली टू अक्कर बट मोर इन केस ऑफ कोल्ड फ्रंट। ठीक है, जब भी कोल्ड फ्रंट होगी तो आपकी बारिश ज्यादा होगी। अब प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश होना ही नहीं होता है, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश होना भी होता है, स्नोफॉल होना भी होता है।
ठीक है। सब कुछ फॉग पड़ना भी मतलब एक तरह से प्रेसिपिटेशन ही है। ओके, तो रेनफॉल का मतलब होता है सिर्फ बारिश पड़ना, प्रेसिपिटेशन मतलब स्नोफॉल भी इंक्लूड होता है उसमें, बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, फॉग, मिस्ट, सब कुछ। चलिए देखिए इस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ कोल्ड एयर मास है, यहाँ वार्म एयर मास है। ठीक है, वार्म एयर मास ऊपर को उठ जाएगा, कोल्ड एयर मास नीचे की तरफ को बैठ जाएगा। ठीक है, सेम यही है, डायरेक्शन ऑफ फ्रंट इस तरफ को हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कोल्ड और कोल्ड है, दोनों कोल्ड मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, कोल्ड और वार्म एयर मास मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जब क्या होता है मैं आपको फिर से बताता हूँ। नेक्स्ट मैंने एक इमेज रखी है, देखिए जब भी कोल्ड फ्रंट मिलती है ना, कोल्ड और देखिए कहाँ गया यार ये, सॉरी ये कूल एयर और वार्म एयर जब भी मिल रही हैं तो क्या हो रहा है, कोल्ड फ्रंट क्रिएट हो रही है। ठीक है, ब्रिंग्स कूलर वेदर। ओके, अब जब वार्म और कूल एयर मिल रही है, यहाँ पे कूल पहले आई, ठीक है, वार्म ऊपर को उठ गई। अब जहाँ वार्म आई और कूल बाद में आई, ठीक है, तो वार्म फ्रंट क्रिएट होगी। यहाँ क्या होगा, ब्रिंग्स वार्मर वेदर, और यहाँ क्या होगा, ब्रिंग्स ड्रिजली रेन फॉलोड बाय क्लियर वेदर, बूंदाबांदी होगी जी। ठीक है, अब स्टेशनरी फ्रंट है। ठीक है, अब देखिए कोल्ड फ्रंट यहाँ पे जब भी होगा ना कोल्ड फ्रंट, तो बारिश बहुत तेज होगी। ठीक है, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड फॉर्म होंगे, यहाँ पे याद रखेंगे। और ये कोल्ड फ्रंट कहाँ मिलेगी जनरली, इक्वेटर पे। ठीक है, इक्वेटर पे जरूरी नहीं है, वैसे कहीं भी मिल सकती है। ठीक है, अब देखिए स्टेशनरी फ्रंट है, इट डज नॉट हैव एनफ फोर्स टू मूव। ओके, देखिए स्टेशनरी मतलब एक जगह पे रुक जाना। ठीक है, तो ब्रिंग्स मैनी डेज क्लाउडी वेट वेदर। ठीक है, आपको पता ही होगा सर्दियों में शहरों में ऐसा वेदर हो जाता है। अब देखिए ऑक्लोडेड फ्रंट, यहाँ पे क्या होता है कि एक फ्रंट आके दूसरी फ्रंट को उठा देती है, दोनों कोल्ड होती हैं जी। ठीक है, दूसरी को उठा देगी तो क्या होगा, ब्रिंग्स कूल टेम्परेचर्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ रेन एंड स्नो, स्नोफॉल होती है इधर ज़्यादातर। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी हम साइक्लोन्स के बारे में। देखिए वो एक स्लाइड रह गई थी, वो सारी इसी एक इमेज में कवर हो गया आपका सारा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम साइक्लोन्स के बारे में। कॉज अ लो प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय हाई प्रेशर। ठीक है, अब देखिए ये आप खुद से पढ़ लेना, जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ। देखिए साइक्लोन है आपका। ओके, अब देखिए साइक्लोन के बारे में क्या क्या होता है कि जब विंड आपकी कैसी मूव कर रही हो, सर्कुलर डायरेक्शन में। ठीक है, सर्कुलर डायरेक्शन में। अब देखिए एक और चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या बनता है साइक्लोन आने के लिए, लो प्रेशर चाहिए होता है साइक्लोन के लिए। ओके, और साथ में क्या चाहिए होता है साइक्लोन के लिए, इसे गोल गोल घुमाने के लिए क्या चाहिए होता है, कोरियोलिस फोर्स, मैंने आपको बताया था। अब इक्वेटर पे जीरो होती है तो इक्वेटर पे कोई भी साइक्लोन हमारा नहीं आता है। ओके, अब देखिए ये डिजास्टर लाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स भी चाहिए होती है इसके लिए। और लो प्रेशर आपका कहाँ बनता है, सेंटर पे बनता है। ठीक है, और जहाँ भी लो प्रेशर होगा वहाँ पे क्या होगा, साइक्लोन आएगा। ओके, और या तो बारिश होगी या फिर ज़्यादा ही लो प्रेशर हो गया तो साइक्लोन आ जाएगा। और जहाँ भी हाई प्रेशर होगा वहाँ पे बारिश नहीं होती है। अगर आपके यहाँ इस टाइम बारिश नहीं हो रही है तो मतलब आपके यहाँ इस टाइम हाई प्रेशर है। ओके, और कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये सर्कुलर घूमता है। ठीक है, अब देखिए साइक्लोन मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फीयर, याद रखेंगे, और क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, इस तरह से याद रख लेंगे ANC से। ये ट्रिक है, एंटी क्लॉकवाइज नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नदर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन ANC। अगर नदर्न में एंटी क्लॉकवाइज है तो सदर्न का याद करने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे क्लॉकवाइज हो जाएगा। ओके, नो साइक्लोन्स एट इक्वेटर एज कोरियोलिस फोर्स इज जीरो, मैंने आपको बता दिया ये। ठीक है, अब देखिए एक होते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स, एक होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। देखते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होते हैं। देखिए अगर देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर आपके यहाँ इस टाइम पे साइक्लोन नहीं है तो वो कौन सी कंडीशन है, एंटी साइक्लोन वाली कंडीशन है। ठीक है, एंटी साइक्लोन वाली कंडीशन है, उसमें आपका क्या होगा, हाई प्रेशर होगा सेंटर पे और नो रेनफॉल। ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन है उसे बोलेंगे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस। ठीक है, और देखिए अभी टेम्परेट साइक्लोन के बारे में देखते हैं। ये हमारा चलता है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, टेम्परेट एरिया कहाँ बताया था मैंने, 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के लिए। और वहाँ पे कौन सी विंड चलती है, वेस्टर्लीज चलती है। ठीक है, ईस्टर्लीज कहाँ चलती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक, तो वो ईस्टर्लीज हो गई। ठीक है, पर हमारा टेम्परेट साइक्लोन कहाँ बताया मैंने, टेम्परेट एरिया आपको 23.5 डिग्री से 66 डिग्री। ठीक है, तो वहाँ पे वेस्टर्लीज चलती है, तो ये वेस्ट टू ईस्ट चलेगा। ठीक है, और कोल्ड एयर मास पुशिश द वार्म एयर मास अपवर्ड्स एंड वॉइड क्रिएट। ठीक है, ये कोल्ड एयर मास आएगा, वार्म एयर मास आएगा, इसे वार्म एयर मास को ऊपर की तरफ को
पुश कर देगा और यहाँ पे वॉइड क्रिएट हो जाएगा, एक खाली जगह क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो लो प्रेशर बन जाएगा, ठीक है, डिक्रीज इन प्रेशर। तो एयर सराउंड हो जाएगी एंड टेम्परेट साइक्लोन आ जाएगा। देखिए टेम्परेट साइक्लोन जो होता है आपका वो ज़्यादा एरिया कवर करता है ट्रॉपिकल साइक्लोन से, पर ट्रॉपिकल साइक्लोन से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं करता ये, ठीक है, डिस्ट्रक्शन कम होती है इसकी, पर एरिया ज़्यादा कवर करता है। अब देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन समझाता हूँ आपको। 5 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ लैटिट्यूड्स में ये आता है, ठीक है। इसके लिए कंडीशंस कौन कौन सी हैं? सी सरफेस टेम्परेचर में 27 डिग्री का फर्क होना चाहिए या ग्रेटर होना चाहिए उससे, ठीक है। लो प्रेशर एरिया होगा, कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए, मैंने बताई आपको, और अपर डाइवर्जेंस अबव सी लेवल। अभी बताता हूँ आपको इसका मतलब भी। देखिए डायग्राम से समझाता हूँ आपको, मैंने फोटो रखी है आगे, ये देखिए ह्यूरिकेन बोलते हैं इसको, कहाँ बोलते हैं अभी बताऊंगा, ओके। अब देखिए ये आपका साइक्लोन है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से साइक्लोन आ रहा है, ओके। और बीच वाली इस जगह को क्या बोलेंगे? आई को क्या होता है आपका? काम जोन होता है ये, ठीक है, काम जोन। बहुत बार क्वेश्चन आया कि आई जो होता है वो साइक्लोन में कौन सा जोन होता है? काम जोन होता है, ठीक है, बिल्कुल शांत एरिया जो सेंटर में होता है। और जो आपका एजिस पे है, ठीक है, ये वाला एरिया आपका जो एजिस पे है, ठीक है, ये कौन सा होता है? आई वॉल बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होती है? रेनफॉल होती है यहाँ सबसे ज़्यादा, ठीक है। आई वॉल में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, हाई रेनफॉल, ओके, हाई रेनफॉल। सबसे ज़्यादा हाई रेनफॉल कहाँ होगी? आई वॉल में होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो कन्वर्जेंस हो रही है, कन्वर्ज हो रही है ना विंड सेंटर में, पर यहाँ क्या होगा? अपर डाइवर्जेंस होगा, ऊपर से हवा बाहर की तरफ को फैलेगी। बोथ हाउस लाइन का मतलब अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल, ठीक है। और जो काम जोन है तो इधर काम जोन में क्या होगा? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है, याद रखेंगे ये। देखिए सरफेस पे तो कन्वर्ज हो रही है विंड आपकी, और अपर डाइवर्जेंस हो रही है, ऊपर डाइवर्ज हो रही है, बस यही था साइक्लोन में, ठीक है। अब देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और टेम्परेट साइक्लोन्स में डिफरेंस देख लीजिए। ये चलते हैं हमारे ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्टर्लीज, ओके, और ये चलते हैं वेस्ट टू ईस्ट, वेस्टर्लीज की वजह से। और देखिए विंड स्पीड यहाँ पे क्या होती है? बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं ये। अगर हाई विंड स्पीड है तो डिस्ट्रक्शन तो करेंगे। और यहाँ क्या होता है? लो विंड स्पीड और लेस डिस्ट्रक्टिव। और ये कहाँ ओरिजिनेट होते हैं? सी में। और कितना टेम्परेचर चाहिए होता है इन्हें? डिफरेंस, ठीक है, 27 डिग्री का, ओके, 27 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। और डिसिपेट्स ऑन रीचिंग लैंड, लैंड पे पहुंचने के बाद क्या होता है? इनकी स्पीड कम होती जाती है, क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आती जाती है, ठीक है। और अफेक्ट मच लार्जर एरिया एंड कैन ओरिजिनेट फ्रॉम लैंड एंड सी एज वेल। ये लैंड पे भी ओरिजिनेट हो सकते हैं और सी पे भी, पर ये कहाँ ओरिजिनेट होते हैं? ओनली ऑन सी। याद रखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब देखिए डिफरेंट नेम्स ऑफ साइक्लोन्स, ठीक है। ह्यूरिकेन कहाँ बोलते हैं? अटलांटिक सी में, वेस्ट इंडीज और यूएसए में ह्यूरिकेन बोलते हैं। बहुत बार आते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आते हैं। इनके नाम्स को मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। टाइफून कहाँ बोलते हैं? चाइना सी और जापान में, ठीक है। विली विली ऑस्ट्रेलिया, ओके। साइक्लोन हमारे इंडिया में बोलते हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच में। और बुई गुई फिलीपींस में। अब देखिए याद तो करना पड़ेगा ये, ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, मतलब बेसिक नेम्स हैं, ये सबको पता ही होते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिए, हो जाएंगे आपको भी पता फिर। अब देखिए एंटी साइक्लोन मैंने बताया था, अपोजिट टू साइक्लोन, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डायरेक्शन की वजह से, ठीक है। अब देखिए क्लाइमेट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, लास्ट टॉपिक है हमारा ये। क्लाइमेट देखेंगे वर्ल्ड के, किस तरह से क्लाइमेट हमारा बंटा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक आज का। देखिए ये तो हमारा क्या होगा? हॉट इक्वेटोरियल, वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ठीक है। पूरा जो 0 से 10 डिग्री हमारा नॉर्थ होगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? हमारा मॉनसूनल टाइप भी होगा, ठीक है। मॉनसून हम इंडियन जियोग्राफी में कवर करेंगे, ओके। सूडान टाइप भी होगा, हॉट डेजर्ट भी होंगे, ठीक है। फिर 30 से 45 पे चाइना टाइप भी होगा। ये चाइना टाइप उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पेपर के लिए, ये नहीं पूछा जाता है वैसे, आज तक इसका क्वेश्चन किसी पेपर में नहीं आया, मोस्ट मतलब नहीं आया, आईएएस में आया होगा पर उससे नीचे किसी पेपर में नहीं आया। स्टेपी टाइप है, मेडिटेरियन टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेडिटेरियन टाइप। ईस्टर्न मार्जिन पे ये भी नहीं आया, ठीक है। अब देखिए साइबेरियन टाइप है और ब्रिटिश टाइप है, ये भी नहीं आया, ब्रिटिश टाइप भी। वैसे इतना कुछ खास भी नहीं इनमें पढ़ने का। ये देखिए आप टुंड्रा वेजिटेशन और मोइसिस लाइकन्स, ओके। अब देखिए ये 23.5 डिग्री तक है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। ये आपका टेम्परेट जोन है, वार्म टेम्परेट जोन है, ओके, वार्म और कूल टेम्परेट जोन, ठीक है। 30 से 45 तक वार्म टेम्परेट होता है और 45 से 60 तक कूल टेम्परेट, ओके। चलिए अब देखते हैं
बारी बारी इन क्लाइमेट्स को सब हम क्या क्या देखेंगे, जैसे क्लाइमेट देखेंगे वहाँ रेनफॉल और टेम्परेचर कैसा है, लोकेशन देखेंगे उसकी, वेजिटेशन देखेंगे किस तरह की, और ह्यूमन डेवलपमेंट देखेंगे और इकोनॉमी देखेंगे। देखिए जैसे इक्वेटर पे हमारा पूरा दिन मतलब हर रोज़ बारिश होगी, चाहे 2-3 घंटे हर रोज़ बारिश होगी, तो क्या वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का लगना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर डेली बारिश हो रही है तो वहाँ पे क्या है, जंगल ही जंगल होंगे, पेड़ बहुत बड़े बड़े होंगे, उनके लीव्स भी होंगे वो ब्रॉड होंगे, क्यों? क्योंकि ट्रांसपीरेशन होगा वहाँ से। ओके, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का लगना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्लाइमेट्स। रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट या इक्वेटोरियल क्लाइमेट, सबसे पहले इक्वेटर से शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए, दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट हैज़ कॉन्स्टेंट वेदर कंडीशंस थ्रू आउट द ईयर, सेम वेदर कंडीशंस होती हैं। ठीक है, हाई एनर्जी रीजन होता है एज इट रिसीव्स मैक्सिमम आइसोलेशन फ्रॉम द सन। मैंने बताया था आपको परपेंडिकुलर रेज यहीं पड़ती हैं मैक्सिमम। ठीक है, इक्विनॉक्स बताया था मैंने आपको, विच एक्सप्लेन्स इट्स रिच फ्लोरा एंड फाउना। ओके, बहुत सारे जंगल्स भी होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेजोन फॉरेस्ट भी इक्वेटर पे ही है। ओके, डोमिनेटेड बाय इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स और द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दे आर ब्रॉड लीफ। ठीक है, ब्रॉड लीफ होते हैं, मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट्स होते हैं विच आर अ टाइप ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट्स फाउंड ऑन लोलैंड्स। याद रखेंगे जरूर से, ब्रॉड लीफ होते हैं इनके। ठीक है, अब देखिए हॉट वेट इक्वेटोरियल रीजन्स कौन कौन से हैं हमारे। देखिए, फाउंड क्लोज द इक्वेटर विद इन 5 to 10 डिग्रीज टू द नॉर्थ एंड साउथ रिस्पेक्टिवली। इक्वेटर से 5 से 10 डिग्री के बीच में मैंने कौन सा जोन बताया था? ITCZ। ठीक है, अब देखिए ऑल्सो नोन एज इक्वेटोरियल डोल्ड्रम्स। ओके, अब देखिए वेजिटेशन देखिए यहाँ पे ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट्स होते हैं। ठीक है, द फॉरेस्ट इज सो डेंस एंड एक्स्ट्रावेजेंस। ठीक है, दैट आर स्पेशल टर्म सेलेवा। सेलेवा यूज किया जाता है फॉरेस्ट्स ऑफ इक्वेटर के लिए। ठीक है, इक्वेटर पे जो भी फॉरेस्ट्स हैं उनके लिए सेल्वा टर्म यूज किया जाता है। ओके, याद रखेंगे सेल्वा टर्म, बहुत बार आया ये भी पेपर में। और देखिए एवरग्रीन ट्रीज मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्रॉपिकल हार्डवुड ट्रीज मिलते हैं यहाँ पे, सॉफ्टवुड ट्रीज नहीं होते। सॉफ्टवुड ट्रीज आपको मिलेंगे तायगा टुंड्रा साइड। ओके, कौन कौन से ट्रीज होते हैं? देखिए, महागनी, एबोनी, ग्रीन हर्ट, रोजवुड एंड डाईवुड्स। याद रखेंगे, इनके एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी, ट्रॉपिकल मॉनसून एंड ट्रॉपिकल मैरीन। देखिए ये हेडिंग यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नेम है आपके। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नेम है आपके, ये जो की जाती है प्रैक्टिस। देखिए, मलेशिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम क्या है? लदांग। ठीक है, बर्मा में तांगुआ, थाईलैंड में तमाराई, फिलीपींस में काइगिन, ह्यूमा जावा में बोलते हैं। ठीक है, चेना श्रीलंका में बोलते हैं, मिल्पा कहाँ बोलते हैं? अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका में, रोका ब्राजील बोलते हैं। ठीक है, एक और याद रखेंगे, मसोल। मसोल कहाँ बोलते हैं? जायरे में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता है आपके पेपर में मैच द फॉलोइंग करने के लिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नेम्स। ओके, इंडियन जियोग्राफी में हम इंडिया के शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नेम पढ़ेंगे। ठीक है, ये वर्ल्ड जियोग्राफी है तो यहाँ हम वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नेम्स हैं वो पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए अब देखिए सवाना और सूडान टाइप क्लाइमेट आपका। मैं इनका कलर बदल लेता हूं क्योंकि यहाँ येलो कलर से लिखा गया है। बिग गेम कंट्रीज भी बोला जाता है इन्हें। ठीक है, सवाना और सुडाना को। ठीक है, बिग गेम कंट्रीज। देखिए, करेक्टराइज्ड बाय एन अल्टरनेटिव एंड डिस्टिंक्ट हॉट रेनी सीजन फ्रॉम मई टू सितंबर एंड कूल ड्राई सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड वाइस वर्सा इन सदर्न हेमिस्फीयर। मैंने आपको बताया था सीजन उल्टे चलते हैं। ठीक है, अफ्रीका में केन्या, नाइजीरिया, गैम्बिया में, एज वेल एज लार्ज एरियाज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और ब्राजील, इन हाईलैंड्स एंड इंडिया। अब देखिए मैं आपको ब्लैंक स्क्रीन पे समझाता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, इसको बोला जाता है सवाना को बिग गेम कंट्रीज। सवाना वैसे ग्रासलैंड्स हैं। ओके, यहां पे ट्राइब्स कौन कौन सी रहती हैं आपकी? पेस्टोरा, मसोउ। ठीक है, इस तरह से। और यहां पे क्या होता है? टॉल ग्रास होता है आपका, जिसे हम एलिफेंट ग्रास भी बोलते हैं। ठीक है, एलिफेंट ग्रास भी बोलते हैं जिसे हम। ठीक है,
और ये हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, याद रखेंगे इसकी लोकेशन भी ट्रॉपिकल एरिया में आता है, ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ओके, और इन्हें पार्कलैंड भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज पार्कलैंड। ओके, ये सारा आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो इसका, ठीक है। अब देखिए सूडान टाइप में भी याद रखेंगे आप, ठीक है, क्या सूडान टाइप में नाम याद रखेंगे कुछ आप, देखिए वेनेजुएला, वेनेजुएला में क्या बोला जाता है, लायनोज, ठीक है, सॉरी लायनोज। और ब्राज़ील में, ब्राज़ील में क्या बोला जाता है इन्हें, कैंपोज। ये ग्रासलैंड्स के नाम हैं, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम किए ना हमने, वैसे ही ग्रासलैंड्स के नाम हैं। अफ्रीका में सवाना बोला जाता है जी, ठीक है, यही आपको याद रखना है, बेसिकली यही आते हैं मैक्सिमम। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन सवाना, ठीक है, ये चार आपको ज़रूर से याद रखने हैं, ठीक है। ओके, चलिए नेचुरल वेजिटेशन देखेंगे, टॉल ग्रास होता है मैंने बताया आपको, ठीक है, और शॉर्ट ट्रीज होते हैं। सवानाज आर नॉर्मली नॉन एज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ये भी मैंने आपको बताया। अब देखिए डेजर्ट टाइप क्लाइमेट पढ़ेंगे हम। अब देखिए डेजर्ट आपका कोल्ड भी हो सकता है और हॉट भी हो सकता है, ठीक है, बट कहाँ पे हो सकते हैं दोनों फीचर आपको कहाँ पे मिलेंगे, ट्रॉपिकल एरिया में ही मिलेंगे, हॉट और कोल्ड डेजर्ट के। अब देखिए एवरेज रेनफॉल जब भी आपकी 25 सेंटीमीटर, देखिए लिखा है यहाँ पे, जब भी 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है तो वो डेजर्ट होता है, ठीक है, उसे हम डेजर्ट बोल देते हैं, जब भी 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है। और ये मैक्सिमम डेजर्ट जो आपके वो 15 से 30 डिग्री के बीच में साउथ और नॉर्थ लेटीट्यूड में, ठीक है, अंडर द सब ट्रॉपिकल लेटीट्यूड्स कॉल्ड द हॉर्स लेटीट्यूड। देखिए मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, देखिए सहारा डेजर्ट आपका अफ्रीका में है, थार डेजर्ट इंडिया में हमारे, लिबियान डेजर्ट अफ्रीका में है, मोहावे डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका, कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका में, ईरानियन और अरेबियन डेजर्ट को भी याद रखेंगे, ठीक है, द मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स, ठीक है। अब देखिए कोल्ड डेजर्ट्स भी हैं आपके कुछ, देखिए गोबी डेजर्ट है, तुर्किस्तान डेजर्ट है, पेंटागोनियन डेजर्ट है। ओके, इनकी लोकेशन ज़रूर याद रखेंगे, कहाँ है ये देख लेंगे। अब देखिए वेजिटेशंस कौन सी होती हैं डेजर्ट में, ज़ेरोफाइट और ड्राउट रेजिस्टेंट होते हैं जो, ठीक है, कैक्टस वगैरह, ठीक है। ट्रीज आर रेयर एक्सपेक्ट, ट्रीज नहीं होते हैं यहाँ पे, और प्लांट्स हैव फ्यू और नो लीव्स, जिनके पत्ते नहीं होते हैं वो मिलते हैं यहाँ पे, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, आ सकती है। और वैक्सी होते हैं, ठीक है, चिपचिपे से, लेदरी और हेयरी, कैक्टस आपका वैसे होता है ना नीडल शेप्ड, ठीक है, टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन, ताकि ट्रांसपीरेशन कम से कम हो सके। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ट्राइब्स कौन कौन सी होती हैं यहाँ पे, बुशमैन, कालाहारी, ठीक है, बिंदुबी एबॉर्गिन्स जो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, बेदुइन अरेबिया में, ताउरेग्स सहारा, और मंगोल्स आपके गोबी डेजर्ट जो कि कोल्ड डेजर्ट है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, ये कहाँ है आपका, 30 से 45 डिग्री नॉर्थ से साउथ लेटीट्यूड्स में, ठीक है। अब देखिए जब भी सर्दियों में बारिश होती है ना इंडिया में, तो वो क्यों होती है, जब भी नॉर्थ पार्ट में होती है इंडिया की बारिश, वो मेडिटेरियन क्लाइमेट की वजह से ही होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे हम बोलते हैं। ओके, ये जितनी भी राम कहानियाँ लिखी हुई है इसे मैं ब्लैंक स्लाइड पे आपको समझा देता हूँ, आप बाद में इसे नोट से पढ़ते रहना। देखिए मेडिटेरियन क्लाइमेट में क्या होता है, सबसे पहले याद रखेंगे, विंटर्स जो होते हैं वो आपके वेट होंगे, मतलब वहाँ रेनफॉल होती है विंटर्स में, और समर्स जो होंगे आपके वो ड्राई होंगे, समर्स में कोई भी आपकी रेनफॉल नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ, क्यों ऐसा होता है, शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट्स की वजह से, जब ITCZ आपका शिफ्ट होता है ना उस वजह से होता है, ठीक है। देखिए इसकी लोकेशन कहाँ होती है, जनरली 30 से 45 डिग्री के बीच में नॉर्थ और साउथ में। ओके, अब देखिए कहाँ कहाँ मेडिटेरियन क्लाइमेट आपको मिलता है, ये मिलता है पर्थ में जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, एडिलेड में, लोकेशन ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है, कैलिफोर्निया में। इस क्लास के बाद हम एक PYQ सीरीज़ करेंगे जो पूरी वर्ल्ड जियोग्राफी पे आएगी, ठीक है। इसके बाद कैलिफोर्निया के बाद
सेंट्रल चिली में मिलता है ये, ठीक है। उसके बाद फ्रांस में, ठीक है, ओके। उसके बाद स्पेन में, उसके बाद इटली में। ये आप 5-7 लोकेशन ज़रूर से याद रखेंगे, ठीक है। वेजिटेशन कौन सी होती है यहाँ पे, वेजिटेशन कौन सी होती है देखेंगे, स्क्लेरोफाइल बोलते हैं उसे, स्क्लेरोफाइल। देखिए मतलब ऑलिव ऑयल, ये यहीं पे मिलता है मेडिटेरियन क्लाइमेट में, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स, जो भी आपके खट्टे फ्रूट्स हैं, ठीक है, वो सारी यहीं पे मिलती है। आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गए। विटीकल्चर, कौन सी विंड बताई थी मैंने विटीकल्चर के लिए, जो सब कुछ खराब कर देती है, सॉरी विटीकल्चर की खेती के लिए होती है वो मिस्ट्रल विंड बताई थी मैंने, कोल्ड होती है, ठीक है। अंगूर की खेती को वो खराब कर देती है वहाँ पे, ओके। अब देखिए यहाँ पे जनरली फीचर क्या होता है वेजिटेशन का कि स्मॉल लीव्स होते हैं, ओके, स्मॉल लीव्स होते हैं पेड़ों के। एब्सेंस ऑफ शेड, ये भी फीचर है यहाँ का, ओके। और सबसे फेमस वाइन प्रोडक्शन होती है यहाँ पे, ठीक है। वाइन प्रोडक्शन भी मेडिटेरियन क्लाइमेट में होती है, याद रखेंगे। बस यही सारे फीचर थे मेडिटेरियन क्लाइमेट के। अब देखिए यहाँ की ट्राइब्स देखेंगे हम, ये सारा मैंने आपको बता दिया, खुद से पढ़ लेंगे, टेलीग्राम पे इसको भेज दूंगा पीडीएफ को मैं। ट्राइब्स देखेंगे अभी हम। मैक्विस मेडिटेरियन में ही है, ठीक है। चैपरल कैलिफोर्निया में बोलते हैं, सी से सी। मेटोरल चिली में। फाइनबोस साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के बहुत ज़्यादा फैन है ना, उससे याद रख लेंगे। मैली एंड कोईगन ऑस्ट्रेलिया में जी, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स ये मैंने आपको सारा बता दिया, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। एक्सपोर्ट भी करते हैं सिट्रस फ्रूट्स को, ओके। जो मैंने आपको बताया वो सारा यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया जी, शॉर्ट में भी और अच्छे से भी बता दिया। देखिए स्टेपी क्लाइमेट, डेजर्ट्स होते हैं, बॉर्डरिंग द डेजर्ट्स अवे फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन्स एंड इन द इंटीरियर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कौन से बताए मैंने आपको, सवाना और सुडान टाइप, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स हो गए आपके स्टेपीज, ओके। मैं आपको इधर ही बता देता हूँ इसका, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो एक मिनट यार ये गलत हो गया, जो आपका घास होता है वो, अबे दोबारा यार, घास जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है। और ट्रीज जो यहाँ पे ट्री बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। पर ये जो छोटा घास है बहुत ज़्यादा क्या होता है, न्यूट्रिशियस होता है। बस यही सब है इसके बारे में, और कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। ये देख लेना है ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स एंड मुर्री बेसिन सदर्न ऑस्ट्रेलिया, ये सब देख लेना, मैं आपको यही बता देता हूँ, ठीक है। देखिए कुछ स्टेपीज के नाम है। पुछताज, पुछताज कहाँ बोलते हैं इन्हें, हंगरी और मंचूरिया कुछ ऐसा है, ठीक है। एंड मंचूरिया MANCHURIA, ये चाइना में है, ठीक है। बेसिकली ये चाइना में जगह है, उधर बोलते हैं इसको। देखिए दूसरा है आपका प्रेरीज। प्रेरीज मैंने आपको बताया था कहाँ, व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ चिनूक विंड चलती थी हमारी, ठीक है। ये बोलते हैं हमारे नॉर्थ अमेरिका में। देखिए तीसरा है हमारा पैम्पाज, ये कहाँ बोलते हैं, अर्जेंटीना और उरुग्वे में। उरुग्वे से क्या याद आ रहा है आपको, फर्स्ट फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप जीता था इसने, ठीक है। फोर्थ है हमारा स्टेपीज, कहाँ बोलते हैं, रशिया में, ठीक है। अगर आप इंडिया से एक स्टेप ऊपर को चढ़ेंगे तो रशिया पहुंच जाएंगे, इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। पेम्पीरो विंड भी चलती थी अर्जेंटीना में, उधर से याद रख लेंगे, पैम्पाज अर्जेंटीना और उरुग्वे। प्रेरीज आपको बता दिया, पुछताज हंगरी, ठीक है, ठीक है। हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट, ओके। और पुछताज हंगरी, इस तरह से याद रख लेंगे। फिफ्थ है आपका डाउन्स, अगर नीचे को जाएंगे इंडिया की तरफ कहाँ पहुंच जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाएंगे जी, ठीक है। उसके बाद है हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैं लिखवा रहा हूँ, इसे ऐसे ही नहीं लिखवा रहा, ठीक है। इसके बाद है वेल्ट्स। बेल्टें कहाँ पड़ती हैं, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। गांधी जी को बेल्टें पड़ी थी साउथ अफ्रीका में, इस तरह से याद रख लेंगे जब वो गए थे, ठीक है। और कैंटरबरी न्यूजीलैंड में जी, ठीक है, ओके। चलिए इस तरह से आप ये याद रख लेंगे, ठीक है। यही आपका स्टेपी क्लाइमेट है। अब देखिए चाइना टाइप क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट एंड ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट।
दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट इन वार्म टेम्परेट लैटिट्यूड्स। ओके, 30 से 45 डिग्री के बीच में मिलेगा ज़्यादातर। ये देखिए चाइना टाइप, इसको 3 सब डिवाइडेड इनटू 3 मेजर टाइप में। देखिए चाइना टाइप, गल्फ टाइप और नटाल टाइप। ठीक है, अब देखिए मॉनसूनल होता है, टेम्परेट मॉनसूनल, सेंट्रल और नॉर्थ चाइना में होता है। ठीक है, इंक्लूडिंग सदर्न जापान। ये चाइना टाइप हो गया। गल्फ टाइप में क्या होता है? साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स बॉर्डरिंग गल्फ ऑफ मैक्सिको। ओके, और नटाल टाइप में जो अफ्रीका में होता है, साउथ वेल्स में ऑस्ट्रेलिया, और प्राना साउथ ब्राज़ील। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपको देखना हो देख लें, टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन करें। और रेनफॉल इज़ एनीथिंग इन बिटवीन, कितने से कितने रेनफॉल होती है यहाँ पे? 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच में। ओके, फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर विद नो ड्राई मंथ। अब देखिए नो ड्राई मंथ, ठीक है, और इक्वेटर पे भी इसी तरह का कुछ हाल था ना, वहाँ पे भी डेली बारिश होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी। ताइगा क्लाइमेट, जो हमारा पोलर क्लाइमेट होता है, ठीक है, उसे टुंड्रा बोलते हैं और दूसरे को ताइगा बोलते हैं, जो साइबेरियन टाइप क्लाइमेट होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं। ओके, कॉनिफेरस फॉरेस्ट्स होते हैं यहाँ पे, अल्पाइन वेजिटेशन बेसिकली। ओके, और ये पेपर पल्प के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब देखिए सॉफ्टवुड ट्रीज मिलते हैं यहाँ पे, जिनका पेपर बनता है, सॉफ्टवुड ट्रीज। ठीक है, और ये 66.5 डिग्री से ऊपर होते हैं। ओके, और ये क्लाइमेट सिर्फ कहाँ है? सिर्फ नदरन हेमिस्फीयर में, ओनली एक्सपीरियंस्ड इन नदरन हेमिस्फीयर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतना ही था इधर, और कुछ नहीं है यहाँ। ओके, ताइगा, ये भी ताइगा ही था। इसे हम साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए ये मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे पेड़ जो होते हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? फर्नीचर के लिए। सॉफ्टवुड ट्रीज होते हैं मार्चिस बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, पल्प, रेयन एंड अदर केमिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो जो वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट सॉफ्टवुड प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे रशिया हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, फेनोस्कैंडियन नेशंस। कौन कौन से होते हैं फेनोस्कैंडियन नेशंस? फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। ओके, और यूएसए जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर इसका प्रोडक्शन ऑफ वुड में और पल्प में। एंड कनाडा इज द न्यूज प्रिंट अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन। वाह, ठीक है। देखिए टुंड्रा क्लाइमेट, लास्ट क्लाइमेट है हमारा टुंड्रा क्लाइमेट। ताइगा के बारे में एक और चीज़ याद रखेंगे आप, यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं जो वेजिटेशन है आपकी? फर, पाइन, स्प्रूस, लार्च और जुनिपर्स। ये आपको वेजिटेशन ताइगा में मिलती है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं अभी। लास्ट क्लाइमेट हमारा टुंड्रा क्लाइमेट। देखिए जो आपका ताइगा वाला था वो 66.5 डिग्री के आसपास का था, पर ये टुंड्रा जो है वो इसके भी ऊपर है। ओके, सबसे हाइट पे, और ये भी आपको नदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा। ठीक है, इन द सदर्न हेमिस्फीयर द वर्चुअली अनहैबिटेड कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका इज द ग्रेटेस्ट सिंगल स्ट्रेच ऑफ आइस कैप्स ऑलवेज स्नो कवर्ड। ओके, अब देखिए यहाँ पे ग्रीनलैंड है, वहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, हाई लैटिट्यूड रीजन्स वेयर द ग्राउंड इज परमानेंटली स्नो कवर्ड। ठीक है जी। करेक्टराइज्ड बाय वेरी लो एनुअल मीन टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर होता है यहाँ पे। ठीक है, विद लॉन्ग फ्रीजिंग कोल्ड विंटर। ठीक है, टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, और ब्रीफ कूल समर्स। देखिए वार्मेस्ट मंथ टेम्परेचर कितना है यहाँ पे? 10 डिग्री। डिस्पाइट द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन इन समर्स व्हेन द सन डज नॉट सेट टेम्परेचर रिमेन्स लो। वाह, देखिए यही सब है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया को बोलते हैं टुंड्रा क्लाइमेट हम। देखिए हिमालयाज में भी आपको ये वाला क्लाइमेट मिल जाता है, क्योंकि हिमालयाज का अल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टुंड्रा में आपको क्या याद रखना है कि देयर आर नो ट्रीज इन टुंड्रा। जब भी आप हिमालयाज में भी देखा होगा, जब भी आप कोई ट्रैक वगैरह करते हैं तो एक टाइम के बाद आपकी ट्री लाइन जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ओके, तो अब देखिए वेजिटेशन। देखिए यहाँ पे वेजिटेशन कौन कौन सी होती है? मोइसीज, लाइकन्स एंड सेजीज। ओके, ये आपकी वेजिटेशन होती है, इसे याद रखना है आपने ज़रूर। ओके, अब देखिए ट्राइब्स देखते हैं यहाँ पे हम कौन कौन सी ट्राइब्स हैं। यूरेशियन टुंड्रा लिव द अदर नोमैडिक ट्राइब्स। देखिए लैप्स बोलते हैं नदरन फिनलैंड और स्कैंडिनेविया में। ओके, सोमोयूड्स बोलते हैं साइबेरिया में, याकुट्स बोलते हैं साइबेरिया में, और कॉर्यूक्स एंड ये जो भी है पुचकी बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट एशिया में। ओके, तो चलिए इसी के साथ हमारा वन शॉट खत्म होता है वर्ल्ड जियोग्राफी का।
ओशिनोग्राफी हम जियोमॉर्फोलॉजी में कर लेंगे और कॉपन क्लासिफिकेशन भी, उसके अलावा सारे टॉपिक्स थे यहाँ पे। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और एसएससी प्रेप कॉर्नर के साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी या फिर इंडियन जियोग्राफी कर लेंगे। चलिए इंडियन जियोग्राफी का वन शॉट हम कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।